CH91 भाई रागिनी जिंदा है। अंश अनामिका की आंखों में देखते हुए, क्यों फर्क पड़ता है? अनामिका अंश के हाथ को अपने हाथ में लेकर, बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी तकलीफ से, बहुत ज्यादा, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अंश अनामिका की बात सुनकर हंसने लगता है। अंश हंसते हुए अनामिका के दोनों कंधों को पकड़ते हुए, फर्क उन्हें पड़ता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुम तो मुझे जानती भी नहीं तो क्यों फर्क पड़ता है? अंश की बात सुनकर अनामिका रोते हुए तेज आवाज में, हाँ फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा, और मैं कोई सहाना मित्तल नहीं हूँ अनामिका हूँ, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठी, बेइंतहा प्यार। अनामिका की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक रह गए। वही अंश अनामिका को छोड़कर जोर जोर से हंसने लगा। अनामिका कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। अंश अचानक से अनामिका के दोनों गालों को पकड़ लेता है। अनामिका हैरानी से अंश को देखने लगी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंश, मुझे पहले से ही पता था तुम अनामिका सिंह हो, बस सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। गुस्से में, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम मुझसे नहीं बच सकती, फिर बार बार ट्राई क्यों करती हो मुझसे बचने का, दूर जाने का, लेकिन अब नहीं तुम्हारा, मैंने एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है, बहुत शौक है ना लोगों को धोखे देने का, उनसे झूठ बोलने का। हंसते हुए, वैसे भी दुनिया की नज़रों में तो तुम्हारी डेट हो चुकी है, तुम्हारा भाई भी यही मानता है। डेविल स्माइल करते हुए, तुम्हारे साथ क्या हुआ किसे पता चलेगा, बोलकर अनामिका के गालों को छोड़कर उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। अनामिका अपना हाथ छुड़ाते हुए, अंश छोड़ो मुझे, आई सेड लीव माई हैंड। अंश गुस्से में अनामिका को अपने आगे कर देता है। अनामिका सहमी नज़रों से अंश को देखने लगी। अंश, स्वीटहार्ट तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बार बार कहने से मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा? अनामिका हिम्मत करके, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे तुम? अनामिका की बात सुनकर अंश हंसते हुए अनामिका के गाल को छूते हुए, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है स्वीटहार्ट, होता वही है जो अंश राठौर चाहता है। अनामिका, क्यों कर रहे हो ऐसा, आखिर क्यों? अंश, क्यों कर रहा हूं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बोलकर अनामिका का हाथ वापस पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है। अनामिका, मुझे नहीं जाना, बोलकर अपने सामने देखती है तो अंश वहीं खड़ा खड़ा उसे गुस्से से देख रहा था। अनामिका खुद को देखती है तो वो क्रिश के साथ डांस स्टेज पर थी। अनामिका मन में, इसका मतलब ये सिर्फ सपना था। क्रश अनामिका को ऐसे हड़बड़ाता देखकर, अनामिका यू आर फाइन। अनामिका खुद को नॉर्मल करते हुए, हम आई एम फाइन, बोलकर अंश को देखती है जिसके हाथ से खून निकल रहा था। अनामिका क्रिश से, फर्स्ट एड किट लेकर आना। क्रश ना समझते हुए, लेकिन क्यों? अनामिका अंश को देखते हुए, सम पीपल हैव टू पुट ऑइंटमेंट ऑन देयर वुंड्स, बोलकर स्टेज से जाने लगती है। वही क्रश गुस्से में अनामिका को जाते हुए, क्रश, तुम जितना अंश राठौर के करीब जाओगी उतना ही तुम्हें दर्द मिलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच, बोलकर डांस स्टेज से उतरकर वहां खड़े सर्वेंट को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोलता है और खुद अनामिका के पास जाने लगता है। वही आदित्य इन सबसे दूर आराम से पार्टी एंजॉय कर रहा था। अनामिका अंश के पास आकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। अनामिका एटीट्यूड में, गुस्से में इंसान खुद का नुकसान करता है, लेकिन तुम गुस्से में दूसरों का नुकसान करते हो, पहले मेरा 20 लाख का नुकसान कर दिया और आज ये गिलास। अंश गुस्से में अपने हाथ को देखता है जिसमें कांच के कुछ टुकड़े अंदर तक घुसे हुए थे और खून भी निकल रहा था। कोई और होता तो दर्द से तड़प उठता, लेकिन अंश उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने उसी हाथ की कसकर मुट्ठी बांध ली। अनामिका हैरान होकर उसे देखने लगी और यही सोचने लगी, कैसा इंसान है, इसे दर्द नहीं होता, या दूसरों को दर्द देते देते खुद भी दर्द सहना सीख गया। वो सोच ही रही थी तभी अंश एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए, अंश, दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा, बोलकर वहीं खड़े क्रिश को स्माइल देकर पार्टी से चला गया। वही अनामिका अभी भी शौक में खड़ी थी। क्रिश मन में परेशान होते हुए, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वरना अंश राठौर इतनी आसानी से नो नो नो, क्रिश कुछ तो है, अंश के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वरना मेरे एक बार कहने पर पार्टी में आ गया, नहीं कुछ तो है। वो अभी खुद में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में अनामिका की आवाज पड़ती है जो जाने के लिए बोल रही थी। कुछ ही मिनट बाद अनामिका भी पार्टी से चली जाती है। उसके जाते ही पार्टी खत्म हो गई। धीरे धीरे करके सब मेहमान चले गए। थोड़ी देर बाद क्रिश एक रूम में था जिसमें एक लड़की की बहुत सारी फोटो लगी हुई थी। क्रश उस फोटो को देखते हुए गुस्से में, जिसकी वजह से मैंने तुझे खोया, उसे मैं उसका प्यार कभी भी हासिल नहीं होने दूंगा। वही अंश अपने प्राइवेट रूम में बालकनी के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी स्माइल थी। अंश चांद को देखते हुए, जिसके लिए सालों पहले रात दिन तड़पा था, आज वह मेरे पास है, जुनून भरी आवाज में, क्योंकि इस दिल को सिर्फ तुम चाहिए स्वीट हार्ट। पहले जिसकी आवाज सुनने के लिए दिल हमेशा बेकरार रहता था, आज उसकी आवाज सुनकर भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि मेरा ये दिल तो तुम्हारा दीवाना हो गया, बोलकर अपना फोन पॉकेट से निकालकर अनामिका की फोटो देखने लगता है और कुछ दिनों के फ्लैशबैक में चला गया। फ्लैशबैक, जिस दिन अंश सहाना से मिलकर गुस्से में होटल में आ गया था, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन बेल बजती है। अंश पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में था,
इसीलिए अपना फ़ोन वहीं रखकर बालकनी में चला गया। तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई। इस बार अंश जाकर कॉल पिक कर लेता है। कॉल उसके भाई अबीर की थी। कॉल पिक करते हैं अबीर। अबीर भाई, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैंने आपको कुछ फ़ोटो सेंड की है, आप प्लीज़ जल्दी से देखिए। अंश, मुझे कुछ नहीं देखना बोलकर फ़ोन काटने वाला होता है। तभी अबीर बोलता है, अबीर भाई रागिनी जिंदा है, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोशी में आपका नाम ले रही है, प्लीज़ एक बार भाई बोलकर अबीर फ़ोन कट कर देता है। वही रागिनी का नाम सुनकर अंश के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। उसने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो रागिनी की हॉस्पिटल की कुछ फ़ोटोज़ पड़ी थी। अंश ने तुरंत अपना फ़ोन ऑफ करके रख दिया। कहाँ पहले वो रागिनी के लिए हर पल तड़पता था, उसे याद करता था, लेकिन अनामिका से प्यार होने के बाद वह तो उसे भूल ही गया था। अब रागिनी के जिंदा होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी लाइफ में पहले ही एक लड़की आ चुकी थी, उसकी मोहब्बत और उसका जुनून अनामिका। फ्लैशबैक एंड। अंश रूम में आकर बेड पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वजह रागिनी नहीं बल्कि अनामिका का उससे दूर होना। वही अनामिका भी बेड पर लेटी थी। बार बार उसकी आंखों के सामने पार्टी का वही सीन आ रहा था जब अंश के हाथ से खून निकल रहा था। शायद इसी को प्यार कहते हैं। कितना भी कह ले हम उससे प्यार नहीं करते और ना ही हमें उसकी फिक्र है, लेकिन चाह कर भी हम खुद को रोक नहीं पाते उस इंसान की फिक्र करने से। हम उस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन दिल दिमाग पर तो वही इंसान छाया रहता है जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं। यही हो रहा है अनामिका के साथ। दिमाग अंश से दूर रहने का बोल रहा, वही दिल उसके पास जाने का। दिल और दिमाग की जंग में अनामिका बुरी तरह फंस गई थी। अगली सुबह अनामिका उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अनामिका वॉशरूम से निकलकर रेडी होने लगी। उसने आज रेड कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, बालों की हाई पोनीटेल, चेहरे पर मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, पैरों में हाई हील्स। तैयार होकर अनामिका नीचे आई और ब्रेकफास्ट करने लगी। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अनामिका ऑफिस के लिए निकल गई। वही अंश अभी भी होटल में रुका हुआ था। उसका सारा काम उसके वफादार लोग संभाल रहे थे और अंश लंदन से ही अपना काम कर रहा था। वही आर्यन कृतिका से मिलने के बाद विवांश को अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लगा। अब उसे यहाँ सोचकर ही गुस्सा आ रहा था, वो अपने प्यार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, एक सच जानने के बाद उसे नफरत कैसे करने लगा? क्या उसका प्यार इतना कमजोर था? लेकिन कहते हैं ना, गुस्से में इंसान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। यही हुआ था विवांश के साथ। गुस्से में वो इतना अंधा हो गया था कि उसी भोली भाली मासूम परी का प्यार भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब अपनी गलती रियलाइज होने के बाद वो खुद से ही नफरत करने लगा। लेकिन वह परी से माफ़ी मांगना चाहता था, इसीलिए वो परी से मिलने अहमदाबाद भी गया, लेकिन परी ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया। लेकिन विवांश ने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करता रहता है, कभी वो हॉस्पिटल के बाहर, कभी वो उसके घर के बाहर ही रहता, क्योंकि टाइट सिक्योरिटी होने के कारण वो अंदर नहीं जा सकता था। आज भी वो परी का हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल के बाहर एक वाइट कलर की कार आकर रुकी। पहले ड्राइविंग सीट से आंग्रे उतरा, उसके बाद पीछे का डोर खोलकर परी बाहर निकली। सबसे पहले उसकी नज़र विवांश पर गई, जो गार्डन में पड़ी बेंच पर उदास बैठा हुआ था। जब भी वो विवांश को ऐसे दुखी देखती तो उसके दिल में टीस उठती, लेकिन वो खुद को संभाल लेती। परी विवांश को इग्नोर करके आंग्रे के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। तभी विवांश की नज़र परी पर पड़ी, जिसने ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, कानों में छोटे टॉप्स, माथे पर छोटी सी बिंदी, एक हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक। बस इतने में ही वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और इन 2 सालों में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। विवांश एक पल को उसे देखता ही रह गया। तभी उसे अचानक से होश आया और वो परी के पास जाकर, विवांश, आई एम सॉरी परी, प्लीज एक बार तो मुझसे बात कर लो। आंग्रे शिवांश को गुस्से से घूरता है, मैंने पहले भी तुम्हें मना किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी मैम का पीछा करने की? परी इशारे से आंग्रे को चुप रहने का इशारा करती है और कड़वी मुस्कुराहट से विवांश से, परी मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बोलकर हॉस्पिटल के अंदर जाने चली जाती है। आंग्रे भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वही विवांश परी को जाते हुए देख रहा था। वो वही बेंच पर बैठकर परी का इंतजार करने लगता है। CH92 आग से खेलना पसंद। अनामिका ऑफिस आकर जैसे ही दूर खोलकर अपने केबिन में आई, तभी उसकी नज़र अपनी चेयर पर बैठे हुए शख्स पर गई, जिसकी पीठ उसकी तरफ की, जिससे उस शख्स का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अनामिका उसे देखकर फौरन ही पहचान गई। ये शख्स उसकी नफरत, मोहब्बत, सब कुछ था। आई थिंक मेरे प्यारे रीडर्स ने गैस कर लिया होगा, हम सही पकड़े, यहाँ कोई और नहीं, हमारे हीरो अंश राठौर था। अनामिका गुस्से में, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? बोलकर अपनी चेयर के पास जाकर अंश को गुस्से से घूरती है। वही अनामिका को गुस्से में देखकर अंश मुस्कुराते हुए चेयर को अनामिका की तरफ घुमाता है। अनामिका 1 मिनट अंश को देखती ही रह जाती है। उसने व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और शर्ट के ऊपर ब्लू ब्लेजर डाल रखा था, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। हैंडसम चेहरा, आंखों में ब्लैक गॉगल्स, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और ऊपर से उसकी स्माइल बिल्कुल कातिलाना लग रही थी। अनामिका की जगह कोई और लड़की होती तो अंश को देखकर पक्का बेहोश हो जाती, लेकिन हमारी हीरोइन अनामिका बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी।
अनामिका अपने दोनों हाथ फोल्ड करके एटीट्यूड में, मैंने पूछा तुम मेरे ऑफिस में मेरे केविन ने क्या कर रहे हो, आंसर मी। अंश तिरछा मुस्कुराते हुए उसका क्वेश्चन उसी पर दाग देता है। तुम बताओ ऑफिस में लोग करते क्या है, शरारत से मुस्कुराते हुए। रोमांस तो करते नहीं, काम ही करते होंगे, बोलकर चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और अनामिका को देखने लगता है। अनामिका अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और अंश को देखकर स्माइल करते हुए उस पर ताना कसती है। मुझे नहीं पता था तुम्हें गुस्सा करने के अलावा स्माइल करना भी आता है। गुस्से में तुम्हें जो करना है मेरे ऑफिस के बाहर जाकर करो, यह मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं जो सुबह सुबह मुंह उठाकर मेरे ऑफिस चले आए। अंश गुस्से में अनामिका को घूरता है और चेयर पर अपने दोनों हाथ रख उसके चेहरे पर झुकने लगता है। इस वक्त दोनों का चेहरा बहुत पास था। अंश को अपने इतने करीब देखकर अनामिका की सांस अटक गई, उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। वही अंश का भी यही हाल था, उसकी धड़कन भी बहुत तेज चल रही थी। अनामिका अंश को देखकर उसमें खोने लगी, वही अंश तो अनामिका के गुलाबी होठों को देख रहा था। इससे पहले अंश किस कर पाता, अचानक से अनामिका होश में आती है और अंश के कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर धकेलती है और गुस्से में उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ रख देती है। अंश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनामिका ऐसा भी कुछ करेगी। उसका गाल एक तरफ झुक गया था, वो अपने गाल पर हाथ रखे अनामिका को गुस्से से घूरने लगा। आज पहली बार था जबान अंश को किसी ने थप्पड़ मारा था, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंश को थप्पड़ मारना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता था। सहाना गुस्से में अंश की तरफ अपनी अंगुली पॉइंट करते हुए, आइंदा मुझे टच करने से पहले 1000 बार सोच लेना। मैं अनामिका की तरह कमजोर नहीं जो किसी के जुल्म को चुपचाप सह लूं। मैं आग हूं, मुझे टच करने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाओगे। अंश गुस्से में अनामिका का हाथ पकड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से सटा लेता है। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था आज किसी की उसके हाथों शामत आने वाली है। अंश गुस्से में, स्वीट हार्ट तुम आग हो तो मुझे आग से खेलना पसंद है, देखते हैं कौन जीतता है, अंश राठौर या अनामिका सिंह। धीरे से उसके कान में, आज जो थप्पड़ मारा है बहुत जल्द उसका बदला लूंगा, बोलकर अनामिका को छोड़ देता है। सहाना एटीट्यूड में अंश को देखते हुए, रॉन्ग सहाना मित्तल, और रही बात बदले की तो इंतजार रहेगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे बदले का भी, बोलकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अंश गुस्से में उसके केबिन से बाहर चला गया। वही अनामिका अंश को जाते देखा रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है और खुद से बोलती है, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, बहुत घमंड है ना, अब देखो मैं तुम्हारे घमंड को कैसे चकनाचूर करती हूँ। वही परी अपने केबिन में बैठी हुई थी, उसकी सामने वाली चेयर पर आंग्रे बैठा हुआ था जो कुछ सोच रहा था। उसे सोचता देखकर परी, परी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। परी की बात सुनकर आंग्रे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं। परी उससे पूछने वाली होती है, तभी नज, माम ओटी रेडी है, बोलकर चली गई। परी आंग्रे को देखकर लेकर अपना कोट लेकर ओटी की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद आंग्रे खुद में बड़बड़ाता है, बॉस की जिंदगी में हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले रागिनी मैडम का सुसाइड करना, उसके बाद अनामिका मैडम का आना, कुछ समझ नहीं आ रहा। और रागिनी मैडम ने सुसाइड किया था तो वो जिंदा कैसे हो गई। रागिनी मैडम के आने के ठीक होने के बाद कहीं बॉस अनामिका मैडम को छोड़ ना दे। याद करते हुए, बॉस एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं तो इतनी आसानी से छोड़ते नहीं, लेकिन रागिनी मैडम, उन्हें जब पता चलेगा बॉस और अनामिका मैडम के बारे में तब क्या होगा। ऐसे ना जाने कितने सवाल आंग्रे के दिमाग में घूम रहे थे। अबीर ने आंग्रे को फोन करके रागिनी के बारे में सब कुछ बता दिया था और साथ में ये भी कि यह बात उन तीनों के अलावा किसी और को पता ना चले। वही विवांश बेंच पर बैठा हुआ परी के हॉस्पिटल से निकलने का इंतजार कर रहा था। वो बेचैन होकर बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देख रहा था। परी कब बाहर आओगी तुम, आज मैं तुमसे बात करके ही रहूंगा। आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, इसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। जब से अबीर ने रागिनी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तब से वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रागिनी के पास हॉस्पिटल में ही बिताता था। हॉस्पिटल के अंदर और बाहर सख्त पहरा था। अबीर डॉक्टर्स नर्स के अलावा कोई भी रागिनी के वार्ड में नहीं जा सकता। आज भी बाकी दिन की तरह अबीर हॉस्पिटल में था। वही मिष्टी अबीर के विला में परेशानी होकर टहल रही थी। मिष्टी फोन देखते हुए गुस्से में खुद में बड़बड़ाने लगती है। आजकल ये जा कहाँ रहा है, सोचते हुए कहीं इस चमगादड़ का कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा, या फिर यह अपनी उसी चुड़ैल गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। अब मिष्टी तुझे अपना दिमाग लगाकर चमगादड़ को उसकी चुड़ैल गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। गुस्से में, बहुत संत बाबा बनता है ना, एक बार इसे इसकी चुड़ैल गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लूं, फिर इस चमकदार का भजिया तो मैं तलूंगी, वो भी खौलते तेल में। उसे ये सोच कर ही गुस्सा आ रहा था कि अबीर उसको चीट कर रहा है। पहले तो उसने उससे जबरदस्ती एंगेजमेंट की, उसके बाद वो उसको दिल्ली से मुंबई लेकर आया और अब वो अपनी चुड़ैल गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। यह उसकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। आखिर कोई भी गर्लफ्रेंड बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे। वही अबीर तो मिष्टी का फियांसे था, हालांकि मिष्टी अबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है।
ना वो चाहती है कि अबीर से उसकी शादी हो, इसलिए वो और उसकी गर्लफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है ताकि वो अपनी मॉम डैड को अबीर के बारे में उससे अपना रिश्ता तोड़ ले। जब तक उसके पास अबीर के खिलाफ सबूत नहीं होगा उसके मॉम डैड उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टी पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। इसीलिए उसने जब अपने मॉम डैड को अबीर के बारे में बताया तो उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, बल्कि साफ बोल दिया कि आगे अगर उसके खिलाफ कुछ भी बोलना है तो उसके लिए उसे सबसे पहले उन्हें सबूत दिखाना होगा। वही अंश अपने प्राइवेट रूम में गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में सहाना की कई बातें घूम रही थी। कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा था कि सहाना अनामिका है या नहीं। नॉर्मली इंसान खुद को कितना भी चेंज कर ले लेकिन अपनी फेवरेट चीज़ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन सहाना के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद एक पल को वो खुद शॉक रह गया, क्योंकि जैसे अनामिका थी सहाना बिल्कुल उसके अपोजिट थी। जिन चीज़ों से अनामिका को डर लगता था वही सहाना की फेवरेट थी। उसने जितनी भी सहाना की इन्फॉर्मेशन निकलवाई उसे पढ़कर यही साबित होता था कि अनामिका सहाना नहीं है, लेकिन अंश का दिल मानने को तैयार नहीं था कि सहाना अनामिका नहीं है। और आज जो सहाना ने किया वो अनामिका कभी नहीं कर सकती थी। उस पर हाथ उठाना तो दूर, अनामिका उसकी ऊंची आवाज से ही डर जाती थी। वो इसी उलझन में उलझा हुआ था। पिछले 2 सालों में कभी उसे चैन की नींद नहीं आई। वो हर वक्त अनामिका के बारे में ही सोचता रहता था, लेकिन उसे क्या पता था बहुत जल्द उसे शौक लगने वाला है। CH93 अनामिका का अगला वार। अनामिका अपनी केबिन में बैठी थी, तभी डोर नॉक करके उसका असिस्टेंट नमन अंदर आता है। रॉनी अपना सर झुकाकर, गुड मॉर्निंग मैम, मिस्टर मल्होत्रा आपसे मिलने आए हैं। अनामिका लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए, भेज दो। ओके मैम बोलकर रॉनी बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद कृष मल्होत्रा केबिन के अंदर आता है। अनामिका खड़ी होते हुए कृष से, अनामिका तुम यहाँ सब कुछ ठीक है ना? अनामिका की बात सुनकर कृष अपने सेंस में आता है, क्योंकि वो अनामिका को देख रहा था या यूं कहें उसे घूरे जा रहा था। कृष, हम सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तुमने अंश राठौर को लंदन क्यों बुलाया? ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। वो इसलिए जानना चाहता था कि अंश या अनामिका को उसके बारे में कुछ पता तो नहीं है, या अंश ने अनामिका को कुछ बता दो नहीं दिया। कृष की बात सुनकर अनामिका शातिर तरीके से मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए, अनामिका, शेर का शिकार करने के लिए उसे उसकी गुफा से निकालना जरूरी होता है। कृष को अभी भी उसकी बात समझ नहीं आई। मतलब? कृष ने ना समझते हुए उससे पूछा। अनामिका मुस्कुराते हुए लैपटॉप स्क्रीन पर अंश की फोटो देखते हुए, मतलब बहुत जल्द समझ जाओगे, बस इतना जान लो जो मैं 2 सालों से चाहती थी वो कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। कृष मन में गुस्से से, कैसे पता लगाऊं आखिर इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। वही अनामिका अपने मन में मुस्कुराते हुए, मैं अनामिका हूं या सहाना, बस तुम यही सोचते रहो अंश राठौर, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, बोलकर वापस अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगती है। कृष अनामिका को देखते हुए दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। कृष अनामिका के चेहरे को देखते हुए, एक बार तुम्हारा मकसद पूरा हो गया उसके बाद क्या करोगी, मतलब शादी? तभी उसके कानों में गुस्से से भरी आवाज पड़ती है। अनामिका अपनी चेयर से उठते हुए, जस्ट शट अप, मैंने कितनी बार कहा है मुझे फालतू बातें मत किया करो, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो करो वरना तुम जा सकते हो। अनामिका के गुस्से को देखकर कृष को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक गहरी सांस लेकर बोलता है, कृष, मैं इसलिए बोल रहा था ताकि तुम अपने पास से बाहर आ सको, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तुम आज भी अंश राठौर से प्यार करती हो? अनामिका के पास आकर उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए, आखिर कब तक ऐसे अकेली रहोगी, कभी ना कभी तो। अनामिका गुस्से में कृष के दोनों हाथ झटक देती है, गेट आउट। कृष समझ गया कि अनामिका अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, अगर उसने अब कुछ भी बोला तो उस पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए अपने गुस्से का घूंट पीकर वह चला गया। लेकिन अनामिका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने टेबल पर रखा बॉस उठाकर जोर से दीवार पर मारा, चिल्लाते हुए, अनामिका, नो अंश राठौर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ, प्यार नहीं। वो खुद को ही तसल्ली दे रही थी कि वो अंश राठौर से प्यार नहीं करती, वरना सच्चाई तो वह भी जानती है, लेकिन वो मानना नहीं चाह रही थी कि उसने कभी अंश राठौर से प्यार किया। वही अंश अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। उसके दिमाग में अनामिका और सहाना घूम रही थी। वो अनामिका सहाना में उलझता जा रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान कहीं लग ही नहीं पा रहा था। वो अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे अब बस अनामिका चाहिए थी। वही अनामिका अपने मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। उसे पता था अंश राठौर को बर्बाद करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अंश राठौर को एशिया से लंदन बुलाया था ताकि वो उसकी गैरमौजूदगी में उसे बर्बाद कर सके। वही दूसरी तरफ विवांश हर कोशिश कर रहा था परी से माफी मांगने की, उसे मनाने की। परी थी जो न उससे मिल रही थी और ना ही उससे बात कर रही थी। इनफैक्ट वो तो विवांश की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं चाहती कि वो दोबारा विवांश के प्यार में पड़े और फिर से वैसा कुछ हो जो पहले हुआ था, क्योंकि अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी दोबारा टूटकर संभलने की। इसीलिए वो विवांश को इग्नोर कर देती थी। वही विवांश को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो बहुत ज्यादा पछता रहा था।
वहीं दूसरी तरफ अबीर लेट घर आता, जिससे मिष्टी का शक अब यकीन में बदल गया। वही अबीर को ये जानकर कि मिष्टी उस पर शक कर रही है, उसे रत्ती भर गई फर्क नहीं पड़ा। अभी उसके लिए सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो रागिनी से बात करने की भी कोशिश करता, लेकिन रागिनी उसे पहचानती ही नहीं थी, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। वो तो दिन रात एक ही नाम रटती रहती, आशु आशु। वही अबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इतना तो पता चल गया कि रागिनी ने सुसाइड नहीं की, तो वो कौन औरत थी जिसने रागिनी को किडनैप किया था, उसे इतने सालों तक जिंदा रखा, आखिर क्यों? और अगर रागिनी ने सुसाइड नहीं की तो वो उस पहाड़ी से कैसे गिरी? ऐसे न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। रागिनी के जिंदा होने की खबर 3 लोगों को पता चल गई, अबीर, आंद्रे, अंश। अब अगर अंश वापस आए तभी रागिनी बता सकती है। अबीर ने अंश को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। अबीर बहुत ज्यादा परेशान हो हुआ था। रागिनी अभी भी हॉस्पिटल में थी, हालांकि वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी हॉस्पिटल से ज्यादा सेफ जगह उसके लिए नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद वही दूसरी तरफ अंश अनामिका सहाना में इस कदर उलझ गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि इन दिनों उसके बिजनेस के साथ क्या क्या हो रहा है। उसकी जितनी भी डील्स प्रोजेक्ट थे, सब अनामिका ने उससे छीन लिए थे, और अंश को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वही राठौर इंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय और जिन्हें अंश ने कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर से हो क्या रहा है। उनके सारे प्रोजेक्ट उनसे छीनते जा रहे थे, और जो छीन रहे थे वो कोई और नहीं मित्तल कंपनी थी। क्योंकि लंदन आने के बाद अंश का ध्यान अपने बिजनेस से बिल्कुल ही हट गया था। उसके दिल दिमाग में बस अनामिका ही चलती रहती है। वो अनामिका के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। अंश फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो कोई अननोन नंबर था। अंश कॉल पिक करता है। अंश कुछ बोलता उससे पहले किसी के हंसने की आवाज़ आती है। यहाँ कोई और नहीं, अनामिका थी। अनामिका हंसते हुए, हेलो मिस्टर राठौर, कैसे हैं आप? सुना है आपका बिजनेस में काफ़ी लॉस हो रहा है और प्रोजेक्ट भी आपकी कंपनी से छीनते जा रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आप कंगाल हो जाएंगे, बोलकर फ़ोन कट कर देती है। अंश को कुछ समझ नहीं आया कुछ। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया। दूसरी तरफ मैनेजर ने जब फ़ोन की स्क्रीन पर अंश का नाम देखा तो थर थर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर कॉल पिक की। दूसरी तरफ से अंश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उसका हलक ही सूख गया। वो थूक को गटकते हुए बोला, मैनेजर, जी बॉस, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगला प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। अंश गुस्से में फ़ोन दीवार पर फेंक कर मारता है और चिल्लाते हुए, अनामिका, तुम जानती नहीं तुम किससे उलझने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद अपने असिस्टेंट को बुलाकर तुरंत एशिया के लिए निकल जाता है। अभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपनी मेहनत से खड़े किए गए बिजनेस को फिर से वही ऊंचाइयों पर पहुंचाना था जहां वो पहले था। CH-94 विवांश का एक्सीडेंट। अंश एशिया के लिए निकल गया था। वही आज विवांश की इम्पोर्टेंट सनशाइन होटल मुंबई में मीटिंग थी, इसीलिए वो मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। वैसे उसका मन तो नहीं था, लेकिन मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए उसे जाना पड़ रहा था। आज वो अकेला ही जा रहा था, ना आज उसके साथ बॉडीगार्ड थे और ना ही उसका असिस्टेंट वो गाड़ी चला ही रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर रोड पर खड़े 2 कपल पर जाती है जो शायद किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे। उन दोनों को देखकर विवांश को परी की याद आ गई और साथ ही उसके साथ किए गए जुल्म, टॉर्चर, उसे सब कुछ याद आने लगा। वहीं दूसरी तरफ से हाई स्पीड में एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन विवांश का ध्यान तो कहीं और था। अचानक से उसके सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह कुछ करता इससे पहले उस ट्रक वाले ने शिवांश की गाड़ी को ठोककर आगे बढ़ गया और आगे जाकर किसी को कॉल करके बोला, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, वो बचेगा नहीं, बोलकर फ़ोन कट कर देता है और वहां से निकल गया। वही गाड़ी से धुआं निकल रहा था। विवांश का सिर स्टीयरिंग पर था। उसके माथे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उसकी दोनों आंखें बंद थी। कुछ ही देर में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी जो दिखने में थोड़े बूढ़े थे वो आगे आए और उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर एम्बुलेंस को फ़ोन किया और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़े। उन्होंने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर देखा और विवांश को सही से बिठाया और उसकी पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर देखा तो उन्हें विवांश का फ़ोन मिल गया। एक लड़का उन्हीं बूढ़े आदमी से बोला, लड़का, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, अगर सही वक्त पर इलाज ना हुआ तो जान भी जा सकती है और पता नहीं एम्बुलेंस कब तक आएगी। आप मेरी बात मानिए, इन्हें हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। लड़के की बात बूढ़े आदमी को सही लगी। उसने फ़ोन उस लड़के को देखकर कहा, तुम पहले इसके माँ बाप को फ़ोन करके बता दो, तब तक हम इस लड़के को सिटी हॉस्पिटल ले जाते हैं। बोलकर कुछ लोगों के साथ मिलकर विवांश को गाड़ी से निकाला। तभी उन्हें सामने से आती हुई रेड कलर की गाड़ी दिखी। बूढ़ा आदमी उस रेड कलर की गाड़ी के पास आकर गाड़ी के ड्राइवर से मदद मांगने लगा। ड्राइवर ने बूढ़े अंकल की बात सुनकर उनसे कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस इंतजार करने लगे। वही ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अपने बॉस और अपनी मैडम को देखा और धीरे से बोला, ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी मदद मांग रहा है, बोल रहा है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर की बात सुनकर उनकी मैडम यानी कि मिष्टी तुरंत अबीर से बोलती है, अबीर, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पता नहीं कितनी चोट लगी होगी।
अबीर अपनी कोल्ड आवाज में, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, चुपचाप बैठो और ड्राइवर से चलो। अबी की बात सुनकर मिष्टी गुस्से में, कैसे इंसान हो तुम, किसी की मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर दिल नहीं पत्थर है। अबीर जो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान था एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है, कर लो मदद, बोलकर गाड़ी से उतरता है। मिष्टी और ड्राइवर भी उसके साथ उतरते हैं। ड्राइवर उस बूढ़े आदमी के पास आकर बोलता है, ड्राइवर आप लोग ऐसे काम कीजिए, इन्हें गाड़ी में बिठा दीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर बूढ़े अंकल और कुछ लोग विवांश को गाड़ी से निकालकर अबीर की गाड़ी में बिठाने लगते हैं। तभी मिष्टी की नज़र शिवांश पर जाती है। उसके माथे से खून बह रहा था, हाथों पर भी चोटें थी। मिष्टी विवांश को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और वो जोर से चिल्लाती है, मिष्टी, विवांश। उसकी आवाज़ सुनकर अबीर भी चौंक जाता है। कौन विवांश? वो अपने सनग्लासेस उतारते हुए अपनी कोल्ड आवाज में पूछता है। मिष्टी हड़बड़ाते हुए, ये तो विवांश भाई है, बोलकर जल्दी से उन लोगों के पास जाकर बोलती है, मिष्टी आप लोग इन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाइए और चिल्लाते हुई अभी से जल्दी आओ। मिष्टी की घबराहट देखकर अबीर समझ गया, जरूर मिष्टी इस लड़के को जानती है। दोनों जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उन लोगों के जाते ही वो अंकल उस लड़के से पूछते हैं, तुमने उस लड़के के परिवार वालों को फ़ोन कर दिया? लड़का परेशान होते हुए, मैंने उनके परिवार वालों को फ़ोन किया था लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। तभी विवांश का फ़ोन रिंग करने लगता है। स्क्रीन पर परी नाम शो हो रहा था। वो लड़का जल्दी से कॉल पिक कर लेता है और बोलता है, लड़का, ये जिनका फ़ोन है उनका यहाँ एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। विवांश के एक्सीडेंट की खबर सुनकर परी को झटका लगा, उसके पैर लड़खड़ा गए और उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके कानों में उस लड़के की आवाज़ पड़ी, लड़का आप सुन रही है ना, आप लोग जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंच चाहिए। परी खुद को संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बोलकर फ़ोन कट कर देती है और जल्दी से आंग्रे को बुलाती है। उसकी आवाज़ सुनकर आंग्रे तुरंत उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। आंग्रे परी के पास आकर, आंग्रे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? परी, आंग्रे वो विवांश, उनका एक्सीडेंट हो गया। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। CH-95 क्या रिश्ता है? परी की बात सुनकर आंग्रे शॉक्ड हो गया। उसने जल्दी से परी को संभाला और उसे तसल्ली देते हुए बोला, परी प्लीज शांत हो जाओ, विवांश को कुछ नहीं होगा। परी रोते हुए विवांश से, सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था, फिर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी जिद की वजह से आज वो हॉस्पिटल में है। आई एम सॉरी विवांश, आई एम रियली वेरी सॉरी, कहते हुए वो फफक कर रोने लगी। आंग्रे परी के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए, तुम प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अभी हम विवांश के पास चलते हैं। आंग्रे की बात सुनकर परी को विवांश का ख्याल आता है और वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागने लगती है। वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। आंग्रे परी का फ़ोन लेकर परी के पीछे भागता है और उसे कार में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में विवांश ऑपरेशन थिएटर में था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वही मिष्टी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वही अबीर उसको अपने सीने से लगाए हुए इसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मिष्टी के आंसू उसके दिल में सुई की तरह चुभ रहे थे। अबीर, मिष्टी सब ठीक हो जाएगा, विवांश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिष्टी सिसकते हुए, पता नहीं भगवान हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अबीर, मुझे समझ नहीं आता, आखिर भगवान हम तीनों फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों करते हैं। अबीर, शुश मिष्टी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। मिष्टी कुछ नहीं कहती, वो अबीर के सीने में अपना सर छुपाए रहती है। आज उसे अबीर की बाहों में बहुत सेफ फील हो रहा था। वैसे तो वो खुद उससे दूर भागती थी, लेकिन आज नहीं, उसे सबसे ज्यादा बुरा परी के लिए लग रहा था कि जब उसे विवांश के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। वही अबीर को परी विवांश के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वही अंश एशिया आकर गुस्से में अपने ऑफिस चला गया। वहां के सारे एम्प्लॉय अंश को देखकर डर से कांपने लगे। अंश सीधा अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठ गया। कुछ ही मिनट बाद कुछ उसके सामने सारे एम्प्लॉय, असिस्टेंट मैनेजर सब लोग थे और अंश के गुस्से को देखकर डर से कांप रहे थे। अंश गुस्से में चेयर से उठते हुए, तुम लोग कर क्या रहे थे? अंश के गुस्से को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बोलने की, लेकिन फिर भी उन्हें बोलना तो था। मैनेजर हिम्मत करके हकलाते हुए बोलता है, मैनेजर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश। तभी सभी के कानों में अंश की गुस्से से भरी आवाज पड़ती है, अंश, सिर्फ कोशिश करने वाले लोग अंश राठौड़ को पसंद नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। आज की डील अगर AR कंपनी को नहीं मिली तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। गॉट इट? अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। यस बॉस, बोलकर सभी लोग केबिन से बाहर चले गए। अंश गुस्से में अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना सर पीछे चेयर से टिका लिया। लंदन, अपने केबिन में बैठी अनामिका लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। अनामिका फ़ोन उठाकर कॉल पिक करती है। अनामिका, हेलो,
दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता है जिससे अनामिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने तुरंत फोन काट दिया और अपने असिस्टेंट नमन को बुलाया। कुछ मिनट बाद कुछ उसके सामने नमन खड़ा था। अनामिका, मुंबई जाने की तैयारी करो फास्ट। अनामिका की बात सुनकर नमन चौंक गया। जहां हमेशा उसकी लेडी बॉस गुस्से में रहती थी, आज वही उनके चेहरे पर डर, घबराहट, परेशानी सब कुछ था। वो अभी यही सब सोच रहा था, तभी उसके कानों में अनामिका की गुस्से से भरी आवाज पड़ती है। अनामिका, बहरे हो गए हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा मुंबई जाने की तैयारी करो। अनामिका की आवाज सुनकर नमन हड़बड़ाते हुए यस यस मैम बोलकर केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अनामिका ने कृष आदित्य को फोन करके बता दिया कि वो मुंबई जा रही है। आदित्य को जब अनामिका ने बताया कि वो मुंबई वापस आ रही है तो आदित्य ने भी उसके साथ जाने का प्लान बनाया ताकि वो लोग अनामिका अंश पर नजर रख सकें। कुछ घंटों बाद कुछ आदित्य अनामिका के प्राइवेट जेट से मुंबई के लिए निकल गए। वही कुछ घंटों के सफर के बाद परी आंग्रे मुंबई के सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल आकर परी आंग्रे को मिष्टी अबीर मिल गए। परी ने उन दोनों से विवांश के बारे में पूछा तो मिष्टी ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर परी और भी ज्यादा रोने लगी। अबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परी यहाँ क्या कर रही है और वो विवांश के लिए क्यों रो रही है। परी वहां से सीधा हॉस्पिटल में बने कान्हा जी के मंदिर में चली गई और रोते हुए उनसे शिकायत करने लगी। उसके पीछे मिष्टी भी मंदिर चली गई। वही जब कोई नहीं था तो अबीर ने शक भरी नजरों से आंग्रे को देखा और गुस्से में बोला, अबीर, मुझे जवाब दो, परी यहाँ क्या कर रही है और वो इस आदमी के लिए क्यों रो रही है? अबीर का गुस्सा देखकर आंग्रे शांति से बोला, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बॉस ने मुझे बताने से मना किया है। अबीर गुस्से में आंग्रे के कॉलर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए, मुझे सच जानना है, आखिर मेरे पीठ पीछे हो क्या रहा है जो मुझे पता ही नहीं? मेरी बहन का उस विवांश के साथ क्या रिश्ता है जो वो उसके लिए रो रही है? जवाब दो। आंग्रे कुछ बोलता इससे पहले नज उन दोनों को चुप कराते हुए बोलती है, नज, आप लोग प्लीज बाहर जाकर बात कीजिए, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अबीर कुछ नहीं बोलता और गुस्से में चेयर पर बैठ गया। वही आंग्रे अबीर की हालत समझ रहा था लेकिन वो मजबूर था, वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। लेकिन उससे परी की हालत देखी भी नहीं जा रही थी। उसे पता था अब सिर्फ अंश है जो परी को संभाल सकता है। आंग्रे हॉस्पिटल के एक साइड जाकर अंश को फोन करके परी के बारे में सब कुछ बता देता है। अंश तुरंत आने का बोल देता है। अंश अबीर के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो उनकी बहन थी। परी के खातिर दोनों कुछ भी कर सकते थे। जब बात परी पर आती थी तो दोनों सब कुछ भूल जाते हैं। अंश तुरंत अपना काम धाम छोड़कर एशिया से तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गया। वही परी रोते हुए कान्हा जी के सामने शिकायत कर रही थी और मिष्टी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अबीर परी के पास आता है और उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगता है। परी रोते हुए, भाई भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? पहले हमसे हमारी मम्मा, अब विवांश। भाई मैं उसे खोना नहीं चाहती, प्लीज डॉक्टर को बोलिए वो उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी और कभी उन्हें हट नहीं करूंगी। प्लीज भगवान को बोलिए ना वो मेरे विवांश को जल्दी से ठीक कर दे, बोलकर रोने लगती है। वही अबीर से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था वो परी से क्या कहें जब उसे कुछ पता ही नहीं था। वही मिष्टी परी को रोकना चाहती थी क्योंकि उसे पता था अबीर को परी विवांश के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है, यहाँ तक कि उसे पूरी बात नहीं पता है। तभी अबीर की नज़र मिष्टी पर जाती है जो उससे नजरें चुरा रही थी। अबीर समझ गया कि मिष्टी को कुछ ना कुछ जरूर पता है जो उसे पता नहीं है। अबीर परी के सर को सहलाते हुए प्यार से बोलता है, अबीर, परी बच्चा आपका विवांश ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है ना, आप जानते हो ना अपने भाई का गुस्सा, तो डॉक्टर विवांश को जल्दी से ठीक कर देगा। ओके, और आप ही तो कहते हो भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, देखना आपके कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना? अबीर परी को एक छोटे बच्चे की तरह समझा रहा था और परी भी उसकी बात समझ रही थी। अबीर परी को शांत करवा के वही रखी बेंच पर बिठा देता है और आंग्रे को उसका ख्याल रखने के लिए छोड़ देता है और मिष्टी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में बोलता है, अबीर, मुझे तुमसे बात करनी है। मिष्टी समझ गई कि अबीर को उससे किस बारे में बात करनी है, इसीलिए वह डरते हुए बहाना बनाकर बोली, मिष्टी, परी को मेरी जरूरत है, मैं उसके पास जाती हूँ, बोलकर जैसे ही वहां से जाने लगती है। अबीर गुस्से में मिष्टी का हाथ पकड़ लेता है। एक बार में समझ नहीं आता, मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। उसका गुस्सा देखकर मिष्टी डर से कांप गई। अबीर उसको खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर एक गार्डन में ले आया जहां कोई नहीं था। अबीर अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया और मिष्टी से बोला, बताओ परी विवांश को कैसे जानती है, क्या रिश्ता है उन दोनों का? CH96 दर्द हो रहा है। अबीर की गुस्से से भरी आवाज सुनकर मिष्टी डर से कांप गई और वो हकलाते हुए बोली, वो परी। परी क्या? मिष्टी जवाब दो, कहते हुए उसके दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। अबीर का गुस्सा देखकर मिष्टी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी आंखों में देख सके। वही उसकी चुप्पी अबीर के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का रही थी। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसीलिए अपनी आवाज को थोड़ा नरम करके मिष्टी से प्यार से पूछा, अबीर, बताओ परी विवांश को कैसे जानती है?
अबीर की नर्म आवाज़ सुनकर मिस्टी का डर थोड़ा कम हो गया और वो जल्दी से बोली, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। अबीर जो कुछ देर के लिए नर्म हुआ था फिर से गुस्से में आ गया और मिस्टी का एक हाथ उसकी पीठ से और दूसरे हाथ से उसके दोनों गालों को पकड़ लिया। अबीर, प्यार से पूछ रहा हूँ, समझ नहीं आता, बताओ मुझे। बोलते हुए उसकी पकड़ मिस्टी के गालों पर कसती जा रही थी। दर्द से मिस्टी की आंखों में आंसू आ गए लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही कहा, मिस्टी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अबीर, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, बता दो। मिस्टी कुछ नहीं बोलती। अबीर गुस्से में मिस्टी को धक्का दे देता है। मिस्टी जमीन पर गिरने लगती है। इससे पहले अबीर मिस्टी के हाथ को पकड़ लेता है। मिस्टी लटक गई। मिस्टी डर से उसकी आंखों में देखने लगती है। अबीर, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच बता दो। मिस्टी अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, जिसका मतलब था चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बताएगी। अबीर झटके से मिस्टी को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे मिस्टी उसके सीने से लग जाती है। मिस्टी चौंक कर अपनी दोनों आंखें खोल देती है और उससे अलग होकर हैरानी से अबीर को देखने लगती है। अबीर, तुम्हारे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, बोलकर मिस्टी को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। मिस्टी जाते हुए अबीर को देखकर बोलती है, मैं मजबूर हूँ, तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती। आई एम सॉरी बोलकर अबीर के पीछे पीछे जाने लगती है। अबीर परी को देखता है जो ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देख रही थी। अबीर परी के पास आकर बैठ गया। वही मिस्टी भी आकर खड़ी हो गई। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर को देखकर परी अबीर जल्दी से भागकर उनके पास गया। परी अंदर की तरफ देखते हुए डॉक्टर से, डॉक्टर विवांश ठीक है ना? उसकी घबराहट देखकर डॉक्टर हल्के से मुस्कुरा दिए, जी हाँ पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कुछ ही देर में हम उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप लोग उनसे मिल सकते हैं, बोलकर चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर परी खुश होकर अबीर से बोली, परी भाई आपने सुना, मेरा विवांश बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अबीर परी के सर को सहलाते हुए, तुम्हारा विवांश बिल्कुल ठीक है। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वही परी कान्हा जी के मंदिर में जाकर उन्हें थैंक यू बोलने लगी। साथ ही उसे डर भी लगने लगा, वो विवांश का कैसे सामना करेगी, कैसे उससे नजरें मिलाएंगी जबकि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वह खुद है। यही सोच सोचकर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। परी ने मुड़कर देखा तो सामने मिष्टी खड़ी थी। मिष्टी, विवांश को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तू जाकर मिल ले उससे। परी डरते हुए, नहीं यार, मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी जबकि आज उसकी जो भी हालत हुई है वो मेरी वजह से, और अबीर भाई भी है, मैं कैसे? मिस्टी परी को समझाते हुए, एक ना एक दिन उसे सच पता चल ही जाएगा, तू जाकर मिल ले अबीर को, मैं संभाल लूंगी। परी, लेकिन विवांश वो मुझे माफ कर देगा। मिष्टी, तेरी तो कोई गलती नहीं है, एक बात बोलूं, जहां तक मैं तुझे जानती हूं तू आज भी विवांश से प्यार करती है, शायद जिंदगी भर करती रहेगी, इसीलिए मौका है, बोल दे अपने दिल की बात, मत रोक खुद को, बोलकर वहां से चली गई। वही थोड़ी दूर पर खड़े अबीर ने मिस्टी की सारी बातें सुन ली। परी को भी मिस्टी की बात सही लगी। परी धीरे धीरे कदमों से विवांश के वार्ड की तरफ जाने लगी। परी ने धीरे से वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। विवांश बेड पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथों में भी काफी चोटें आई थी। उसे ऐसी हालत में देखकर परी की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं रखे स्टूल पर बैठ गई और कांपते हाथों से विवांश का हाथ पकड़ लिया। किसी के महसूस होने से विवांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने परी का मासूम चेहरा आ गया। परी को जब महसूस हुआ कि विवांश ने अपनी आंखें खोल दी है तो उसने विवांश को देखा, खुद को संभाल नहीं पाई और रोने लगी। परी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी। विवांश परी का सर अपने सीने पर रख लेता है और उससे माफी मांगते हुए, आई एम सॉरी परी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अपनी बहन के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे सही गलत में फर्क ही नहीं दिखा, भूल गया कि मैं किसी निर्दोष को सजा दे रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो। परी रोते हुए, नहीं विवांश, आप प्लीज माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे और आपकी जगह कोई भी भाई होता यही करता। सब भाई अपनी बहन की खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अंश भाई ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बचपन से ही उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। विवांश चुपचाप परी की बात सुन रहा था। परी सही से बैठकर विवांश को देखती है और आगे बोलती है, प्लीज उन्हें एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, मेरे भाई गलत नहीं है, बस हालात गलत थे। और कुछ देर वो बोल ही रही थी तभी विवांश परी को चुप कराते हुए बोलता है, शुश, आज हम सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। CH97 परी की नाराजगी, गुस्सा। अंश जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि परी विवांश से मिलने उसके वार्ड में गई है। अंश कुछ नहीं कहता और वही खड़े होकर परी के आने का इंतजार करने लगता है। वही अबीर के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिसके आज उसे जवाब चाहिए थे। वही मिस्टी चुपचाप खड़ी अबीर को देख रही थी। तभी उसकी नज़र ब्लैक बिजनेस सूट, बालों की हाई पोनीटेल, होठों पर लिपस्टिक, हाथ में घड़ी, पैरों में हाई हील्स पहनी लड़की पर जाती है। मिस्टी उस लड़की को देखकर शॉक्ड रह गई।
अनामिका, हैरानी से उसके मुंह से निकला। अनामिका नाम सुनकर सबने मिस्टी की नज़रों का पीछा किया तो अंश को छोड़कर सभी लोग शॉक रह गए, क्योंकि सबको यही लगता था कि अनामिका मर गई है और अगर वो जिंदा थी तो अपने भाई से मिलने क्यों नहीं आई। ऐसे ना जाने कितने सवाल आंद्रे और मिस्टी के मन में चल रहे थे। मिस्टी जल्दी से दौड़कर अनामिका के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मिस्टी, तू जानती नहीं मैं तुझे जिंदा देखकर कितनी खुश हूँ। अनामिका से अलग होकर उससे पूछती है, तू कहाँ थी अचानक से, तू शादी वाले दिन कहाँ चली गई थी, पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मिष्टी की बात सुनकर अनामिका कुछ नहीं बोलती, सिर्फ इतना ही बोलती है, विवांश भाई कैसे हैं, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, मैं मिलकर आती हूँ। बोलकर जाने लगती है तभी उसका रास्ता अंश रोक लेता है। अनामिका अंश को गुस्से से घूरने लगती है। वही किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वही आंद्रे को हल्का अंदाजा हो गया था। अनामिका, मेरा रास्ता छोड़ो। अनामिका की बात सुनकर अंश तिरछा मुस्कुराता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर सहाना मित्तल का विवांश सिंह से क्या काम, यहाँ तो अनामिका सिंह को होना चाहिए, सहाना मित्तल को नहीं। अनामिका समझ गई थी कि अंश उसे टोंट मार रहा है। अनामिका उसकी बातों को इग्नोर करके उससे गुस्से में बोलती है, अनामिका, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती, समझे, मेरा रास्ता छोड़ो। बोलकर अंदर जाने लगती है। उसी वक्त वार्ड से परी निकलती है। उसकी नज़र जब अनामिका पर जाती है तो वह भी शॉक रह गई, फिर अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। अनामिका परी को इग्नोर करके अंदर जाने लगी, तभी परी ने उसका हाथ पकड़ लिया। परी, तुम विवांश से मिलने नहीं जाओगी। परी की बात सुनकर सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। अनामिका ने पीछे मुड़कर परी को देखा। परी दोबारा बोली। परी गुस्से में, तुम जहाँ थी वही चली जाओ, क्योंकि विवांश के लिए तो तुम वैसे भी मर चुकी हो, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम जिंदा हो। परी की बात सुनकर अनामिका की आंखें नम हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये बात परी उससे बोल रही है। अंश परी से, तुम अबीर के साथ घर जाओ। परी ने नम आंखों से अपने भाई को देखा। नहीं भाई, मैं विवांश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप अनामिका को बोल दीजिए जहाँ थी वहीं चली जाए। जब उसका भाई इसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, इतना बीमार हो गया, तब तो यह उनसे मिलने नहीं आई, तो आज क्यों आ गई। इन बीते 2 सालों में याद नहीं आए अपने भाई की, वो भाई जिसने अपनी बहन के लिए सब कुछ लुटा दिया, उस बहन ने क्या किया, अपने मतलब के लिए अपने भाई को छोड़ दिया। परी की बातें अनामिका के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। कहते हैं ना, जिस पर भी बीतती है वही जानता है। अनामिका अपने भाई के बिना 2 साल कैसे रही, सिर्फ वो जानती थी। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वह कभी अपने भाई को छोड़कर नहीं जाती, लेकिन मजबूरी के आगे सबको झुकना पड़ता है। वही मिस्टी को अनामिका के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। छोटी सी उम्र में अपने मॉम डैड को खो दिया, उसके बाद अपनी बहन और अब अपने भाई। वो अनामिका का दर्द समझ सकती थी। मिस्टी परी के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, मिष्टी, देख परी, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले अनामिका को उसके भाई से मिल लेने दे। अंश परी को समझाते हुए, परी अनामिका को मिल लेने दो, वो अपने भाई से मिलना चाहती है। परी अपने भाई की तरफ देखती है, फिर अनामिका की तरफ, और बेरुखी से, शिवांश आराम कर रहे हैं। अनामिका कुछ नहीं कहती और वार्ड के अंदर चली जाती है, जहां उसका भाई आराम कर रहा था। अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर अनामिका की आंखें नम हो गई। 2 साल हो गए थे अपने भाई को देखे बिना, आज उसकी ऐसी हालत देखकर अनामिका फफक कर रो पड़ी। आज उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। किसी के होने के महसूस से विवांश ने अपनी आंखें खोल दी तो उसके सामने उसकी गुड़िया का चेहरा आया, जिसे वो 2 सालों से ढूंढ रहा था। वही अबीर के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जो उसे बेचैन कर रहे थे। एक तो अनामिका रागिनी का हुहू होना, बहुत सारे सवाल थे। वही अंश बाहर से तो शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जब अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस औरत को उसने रागिनी का ख्याल रखने के लिए बोला था, वह औरत भी गायब है, और रागिनी भी यहाँ देखकर वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अगर मास्कमैन को पता चल गया कि रागिनी गायब हो गई है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह हर जगह रागिनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। विवांश ने अनामिका को देखा और अनामिका ने भी अपने भाई को, वह बता नहीं सकती थी वह कैसा महसूस कर रही थी। इन 2 सालों में उसने अपने भाई को कितना मिस किया, ये तो सिर्फ वो जानती थी। हमेशा उसका मन करता था कि वो अपने भाई को फ़ोन करे, उनसे ढेर सारी बातें करे, लेकिन हर बार अपने भाई के बारे में सोचकर वह हमेशा रुक जाती थी। लेकिन आज जब उसका भाई उसके सामने था तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने भाई के पास जाने की। अपनी बहन को 2 सालों बाद देखकर विवांश की आंखें छलक आई, लेकिन कुछ सोचकर उसको गुस्सा आ गया और वह उठकर गुस्से में चिल्लाते हुए अनामिका से बोला, विवांश, अनामिका, अगर तुम जिंदा थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अपने भाई के मुंह से अपना नाम सुनकर अनामिका की आंखें और भी ज्यादा नम हो गई। उसका भाई मुझे नाम से तभी बुलाता था जब वो उससे गुस्सा होता था। अनामिका लड़खड़ाती आवाज में, भाई, वो विवांश मर गया, तेरा भाई। अनामिका, तेरा कोई भाई नहीं, अगर तूने भाई समझा होता तो तुम मुझे बताती, तुम जानती भी हो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। जब मुझसे ये बोला गया कि तू उस खाई में गिर गई है, और जंगली जानवर ने, कहते हुए विवांश की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। जब उसे बताया गया कि उसकी बहन उस खाई से गिर गई है, वो बिल्कुल टूट गया था। एक बहन को तो उसने पहले ही खो दिया था, अब दूसरी बहन को भी खो दिया। वही अनामिका चुपचाप सर झुकाए अपने भाई की डांट सुन रही थी।
विवांश, एक बहन को तो मैंने पहले ही खो दिया था, लेकिन तुझे, गुस्से में चिल्लाते हुए, चली जा मेरी नज़रों के सामने से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, आज से तेरा भाई तेरे लिए मर गया, तेरी जो इच्छा हो तू वह कर, कोई तुझे नहीं रोकेगा। अनामिका रोते हुए, प्लीज़ भाई ऐसा मत कहिए, आप जानते हैं आपकी गुड़िया आपके बिना नहीं जी सकती, आप तो अपनी गुड़िया को समझिए, कोई नहीं समझ रहा मुझे, सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन भाई आप तो जानते हैं ना अपनी गुड़िया को, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अनामिका की बात सुनकर विवांश की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल अपनी बहन के लिए नर्म पड़ने लगा, लेकिन उसने अपने दिल को एक बार फिर से कठोर कर लिया और तेज आवाज में उससे पूछा, विवांश, तो बता पिछले 2 सालों में तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया कि तू जिंदा है, क्यों अपनी मौत का झूठा नाटक किया, बता, जवाब है तेरे पास। विवांश की बात सुनकर अनामिका ने कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं था कि उसके पास अपनी सफाई के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन वजह कुछ और थी, वह चाह कर भी अपने भाई को कुछ नहीं बता सकती थी, वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से उसके भाई को कुछ भी हो, जब तक वह खुद सब कुछ नहीं जान जाती तब तक वो अपने भाई को कुछ भी नहीं बता सकती थी। अनामिका ने अपने दोनों हाथ जोड़े और माफ़ी मांगते हुए बोली, अनामिका, आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, बोलकर बाहर चली गई। जहां सब लोग बैठे थे अनामिका ने एक नज़र अंश को देखा और चुपचाप वहां से चली गई। वो जा ही रही थी तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल के बाहर एक मंदिर पर गई। अनामिका धीमे कदमों से उस मंदिर की तरफ जाने लगी। मंदिर में पहुंचकर उसने भगवान की मूर्ति देखी जो पत्थर के शिवलिंग थी। अनामिका चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। अनामिका ने पलटकर उस इंसान को देखा जो कोई और नहीं अंश था। अनामिका ने बिना कुछ कहे अंश को अपने गले से लगा लिया। CH98 अंश ने बताया अनामिका को रागिनी का सच। अनामिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी आंसू बहा रही थी। आज वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। पहले तो उसका भाई था उसका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आज उसके भाई ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अनामिका की लाइफ में कोई नहीं था। मॉम डैड तो पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद उसकी दी और अब उसके भाई ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। क्या वो इतनी बुरी थी जिसने अपनी बहन के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया? अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अंश के इतने जुल्म सहे, यहाँ तक कि आदित्य को भी छोड़ दिया। अपने भाई से इतने सालों तक दूर रही। और क्या झूठ बोला था उसने, उसे तो सच में मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह किसे क्या समझाए जब कोई उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। एक उम्मीद थी अपने भाई से कि वह उसे समझेगा, चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे, लेकिन उसका भाई उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज उसके भाई ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब कोई नहीं था उसके पास अपना कहने के लिए। वह बैठी यही सब सोच रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। आज अनामिका बिल्कुल टूट गई थी। बिना सोचे समझे उस इंसान के गले लग जाती है। वह इंसान कोई और नहीं अंश राठौर था। अनामिका के आंसू देखकर उसका दिल बेचैन हो उठा। अंश ने अनामिका के सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा। वह बता नहीं सकता था अनामिका के आंसू देखकर उसे कितना बुरा लग रहा था। वही अनामिका सीने से लगी थी। कुछ मिनट बाद अनामिका अपने सेंस में आए और अंश को देखकर उससे दूर हो गई और उठकर चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, अनामिका, पड़ गई कलेजे को ठंडक, आज तो बहुत खुश हो गए ना, आखिर तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया, सबसे दूर कर दिया तुमने मुझे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बीते 2 सालों में उसने जो अपना गुस्सा अपने अंदर समाया हुआ था, आज वो अंश पर निकल रहा था। अनामिका सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने भाई की नफरत नहीं। अंश खामोश अनामिका की बातें सुन रहा था। आज उसे उसके चिल्लाने से गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी थी। उसे पता था कि अनामिका कौन से दर्द से गुजर रही थी, लेकिन दर्द में वही नहीं अंश भी गुजरा था। जब रागिनी के सुसाइड करने की खबर उसने सुनी थी, किसी ने सोचा उस पर क्या बीती होगी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, कोई नहीं सोच सकता। अनामिका अंश का कॉलर पकड़ के गुस्से में रोते हुए बोलती है, क्यों किया तुमने ऐसा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अंश, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी दी को मुझसे छीना? सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझसे सब नफरत करते हैं, मेरा भाई भी। मैं सबकी नफरत देख सकती हूँ, अपने भाई की नहीं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे नफरत करने लगा है। क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो। वो लगातार अंश की चेस्ट पर मारे जा रही थी। वही अंश पत्थर की तरह जम गया था, ना वो हिल रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। अचानक से वो गुस्से में अनामिका के दोनों हाथ पकड़ लेता है। अंश गुस्से में, जस्ट शट अप, बहुत सालों से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास, लेकिन अब नहीं सब कुछ जानना चाहती हो। आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ और तुम्हारी सारी गलतफहमी क्लियर करता हूँ, बोलकर अनामिका का गुस्से में हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाकर अपनी गाड़ी का डोर खोलकर उसमें बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। अनामिका गुस्से में, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। अंश अनामिका को गुस्से से देखता है और चिल्लाते हुए, एकदम चुप, आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बोलकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद अंश की गाड़ी काली पहाड़ी पर आकर सकती है। अंश गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अनामिका के साइड का डोर खोलकर उसे खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकालता है। पहाड़ी को देखकर अनामिका हैरान रह जाती है। यहाँ वही पहाड़ी थी जहाँ अनामिका को मारने की कोशिश की गई थी। अंश अनामिका को खींचते हुए उस पहाड़ी के किनारे पर लाता है। अनामिका उस पहाड़ी की ऊंचाई देखकर डर जाती है, नीचे बहुत बड़ी खाई थी।
अंश गुस्से में, जानना चाहती थी ना रागिनी को मैंने क्यों मारा, रागिनी मेरी क्या लगती थी, बहुत कुछ है तुम्हारे दिमाग में जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। हंसते हुए जोर जोर से ताली बजाने लगता, वाह अनामिका बहन हो तो तुम्हारी जैसी, बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। वही अनामिका अंश को हैरानी से देख रही थी, उसकी हंसी में भी उसका दर्द छुपा हुआ था। अचानक से अंश हंसते हंसते रुक गया और अनामिका की बाजू को गुस्से में कसकर पकड़ लिया। तो सुनो रागिनी मेरा पहला प्यार थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। अंश की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंश गुस्से में चिल्लाते हुए, जानना चाहती हो रागिनी को क्यों मारा, तो सुनो तुम्हारी बहन को मारा नहीं था बल्कि उसने सुसाइड की थी इसी पहाड़ी से कूदकर, वो भी पता किस बात पर, चिल्लाते हुए, जानती हो। अनामिका रोते हुए खुद को अंश की पकड़ से छुड़ा लेती है। न न नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी दी कभी ऐसा नहीं कर सकती, अपने गुनाह को मिटाने के लिए तुम मेरी दी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगी, समझे तुम, बोलकर धीमे कदमों से वहां से जाने लगती है। तभी अंश आगे बढ़कर अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। यकीन करना होगा तुम्हें, और एक बात बहुत इच्छा थी अपनी दी से मिलने की, आज मैं तुम्हारी वो भी इच्छा पूरी कर देता हूँ, बोलकर अनामिका को दोबारा गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ घंटों बाद गाड़ी एक बड़े से रेड कलर के विला के सामने आकर रुकती है। अंश अनामिका का हाथ पकड़कर गुस्से में अंदर जाने लगता है और मेन गेट पर नॉक करता है। कुछ मिनट बाद एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 60 साल थी दरवाजा खोलती है। बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे अबीर ने अंश के बारे में सब कुछ बता दिया था। अंश अनामिका को खींचते हुए अंदर लाता है। अनामिका हैरानी से सब कुछ देख रही थी। विला बहुत ही ज्यादा बड़ा था, वही कदम कदम पर बॉडीगार्ड खड़े थे। ऊपर जाने के लिए 2 सीढ़ियां थी। अंश लेफ्ट सीढ़ी से अनामिका को लेकर ऊपर जाने लगता है। किसी की हिम्मत नहीं थी अंश को रोकने की। ऊपर आकर अंश अनामिका एक दरवाजे के पास रुकते हैं। वहां भी बहुत सारे गार्ड लगे हुए थे। अंश के कहने पर गार्ड्स अंदर का दरवाजा खोलते हैं। अंदर बहुत बड़ा कमरा था और बीच में एक बड़ा सा बेड, उसी बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। अंश अनामिका को लेकर उस रूम के अंदर जाता है। अनामिका उस लड़की का चेहरा देखकर चौंक गई। वो लड़की बिल्कुल उसी की तरह थी, बस थोड़े बहुत अंतर थे। जहां अनामिका की आंखों के नीचे कोई डार्क सर्कल नहीं थे, वही उस लड़की की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उस लड़की को देखकर अनामिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वही रागिनी को देखकर अंश का पुराना दर्द, गुस्सा, सब कुछ बाहर आ गया। वो बाहर की तरफ जाने लगा। अपनी बहन को जिंदा देखकर अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रागिनी ने अपनी आंखें खोली और अपनी सामने खड़ी उस लड़की को देखा। तभी उसकी नज़र उस लड़के पर गई जो बाहर की तरफ जा रहा था। यहाँ देखकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से उठकर अंश के पास गई और उसके गले लग गई। वो सब कुछ भूल सकती थी, अपने आंसू को नहीं। वही न रागिनी को अंश के इतने करीब देखकर अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने 100 सुइयां एक साथ उसके दिल में चुभा दी हो। वही अंश के हाथ हवा में रुक गया। वही रागिनी बता नहीं सकती थी वह अपने आशु को देखकर कितना खुश थी। रागिनी रोते हुए आशु से बोली, रागिनी, आशु तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है, कहते हुए वो फफक पड़ी। वही अनामिका के कानों में अंश मिष्टी के कहे शब्द गूंजने लगे, तो सुनो रागिनी मेरा पहला प्यार थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा अंश और रागिनी दी रिलेशनशिप में थे? इसका मतलब अंश रागिनी दी से प्यार करता है, और क्या मुझे रागिनी दी समझकर इसलिए मुझसे शादी की? ऐसे ना जाने कितने सवाल अनामिका के मन में चल रहे थे। अब उसे सब कुछ जानना था। आखिर आदित्य ने उससे झूठ क्यों बोला? बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब अब अनामिका को ढूंढने थे। अंश रागिनी को खुद से दूर करता है और बिना उसकी तरफ देखे बाहर चला जाता है। रागिनी रोते हुए, रागिनी, आशु मेरी बात तो सुनो, कहते हुए वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। रागिनी ने पलट कर देखा तो उसकी छोटी बहन अनामिका थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। अनामिका ने नीचे बैठकर रागिनी को अपने गले से लगा लिया। रागिनी ने भी अपनी छोटी बहन को अपने गले से लगा लिया। कितना तरसती थी वह अपने भाई, अपनी छोटी बहन को देखने के लिए। अनामिका रोते हुए, आपको जिंदा देखकर मैं कितनी खुश हूँ, आपको बता नहीं सकती भाई, जब आपको देखेंगे कितना खुश होंगे। आई मिस यू दी, आई मिस यू सो मच। आपकी हमेशा बहुत याद आती थी। जब भी किसी छोटी बहन को उसकी बड़ी बहन के साथ देती थी तो मुझे आपकी कमी खलती थी। सोचती थी काश मेरी दी मेरे साथ होती जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी। आप नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। गुस्से में, जिसने भी आपके साथ गलत किया होगा उसे आपकी बहन छोड़ेगी नहीं। रागिनी रोते हुए, अनामिका मैं भी तुझे बहुत मिस करती थी, तुम सबको। अनामिका रागिनी को उठाकर आराम से बेड पर बिठाती है और खुद घुटनों के बल जमीन पर, दी मुझे सब कुछ बताइए, क्या हुआ था और आपने सुसाइड क्यों की थी? मुझे सब कुछ जानना है, प्लीज बताइए ना। क्या आपको अंश ने मारा था? मैं इन सब में उलझ कर रह गई हूँ, प्लीज बताइए ना। अनामिका की बात सुनकर रागिनी अनामिका को सब कुछ बताने लगती है। फ्लैशबैक, मुंबई, दोपहर का वक्त। एक लड़की गुमसुम सी रोड पर चल रही थी, क्योंकि आज उसके घर पर उसे डांट पड़ी थी।
तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो लड़की अपने सेंस में आती है। गाड़ी में से एक लड़का जिसने येलो कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी बाहर निकलता है। गोरा रंग, जेल से सेट किए बाल, काली गहरी आंखें, पतले गुलाबी होंठ। वो लड़का कोई और नहीं अंश था और ये लड़की कोई और नहीं रागिनी थी। अंश अपने गॉगल्स निकालकर गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है, तभी उसकी नज़र उस लड़की के मासूम चेहरे पर जाती है। वो उसे एकटक देखने लगता है। उसकी नज़र रागिनी पर से हट ही नहीं रही थी। वही रागिनी भी उस लड़के को देखे जा रही थी। हॉर्न की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटता है और रागिनी सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी अंश मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। रागिनी चौंक कर पीछे देखती है। अंश मुस्कुराते हुए, दिल तो चुरा ही लिया, अब नाम भी बता दीजिए। अंश की बात सुनकर रागिनी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तुम्हारे जैसे बहुत से देखें। अंश अपने दिल पर हाथ रखते हुए, हाँ देखे होंगे, अब मैं अकेला लड़का तो हूँ नहीं, बहुत से है, लेकिन यकीन मानिए मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं देखा होगा। रागिनी हैरानी से, व्हाट बॉयफ्रेंड, किसके? अंश मुस्कुराते हुए अपनी कार के बोनट पर जाकर बैठ गया। अंश, तुम्हारा और किसका बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पैसा है, पावर है और सबसे बड़ी बात हैंडसम हूँ, तो बताओ क्या इरादा है मेरी गर्लफ्रेंड बनने का? रागिनी गुस्से में झुंझलाते हुए, मेरे पास भी सैंडल है, एक मार के दिखाऊं? अंश रागिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वही रागिनी गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अंश एक दिन रागिनी को प्रपोज कर देता है। रागिनी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। लेकिन आदित्य के आने से उन दोनों के बीच गलतफहमी होने लगती है। अंश ने रागिनी को अपने परिवार से भी मिलवाया था। निर्मला जी को रागिनी बहुत पसंद आई थी। वही अवंतिका, मीरा, ईशानी, आर्यन को रागिनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह मिडिल क्लास फैमिली से थी। वही वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर, लेकिन निर्मला जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब रागिनी आदित्य से मिलती थी या उससे बात करती थी, इसीलिए उसने आदित्य को वार्निंग भी दी थी रागिनी से दूर रहने की, यहाँ तक कि उसे मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन रागिनी अंश को अपनी कसम दे दी कि वह आदित्य को हाथ भी नहीं लगाएगा। और एक दिन अंश और रागिनी पार्टी में गए थे जहाँ आदित्य ने नशे की हालत में रागिनी को प्रपोज कर दिया। और जब यहाँ सब अंश को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गया और रागिनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए टेरेस पर ले गया। अंश गुस्से में रागिनी का हाथ छोड़ देता है। मैंने तुम्हें कितनी बार उस आदित्य और बाकी लड़कों से दूर रहने के लिए कहा है, तुम्हें समझ नहीं आता? अंश का गुस्सा देखकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी आशु, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? रागिनी की बात सुनकर अंश गुस्से में रागिनी की दोनों बाजू पकड़ लेता है। दोस्त नहीं है वह, सिर्फ उससे ज्यादा भी तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है? किससे झूठ बोल रही हो मुझसे? अरे सब कुछ जान गया हूं मैं, तो अब झूठ क्यों बोल रही हो? रागिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम, बोलकर रागिनी को छोड़ देता है। रागिनी रोते हुए, आशु तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो। अंश गुस्से में, रागिनी मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज यहाँ से चली जाओ वरना मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रागिनी अंश की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई और चुपचाप रोते हुए वहां से जाने लगी। नीचे आकर उसने ऑटो पकड़ा और अपने घर की तरफ जाने लगी। वो खुद में ही खोई हुई थी। अचानक ऑटो की रुकने से वह अपने सेंस में आती है तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो ऑटो में बिल्कुल अकेली थी और वह जगह भी बिल्कुल सुनसान थी। रागिनी घबराकर इधर उधर देखने लगी, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। रागिनी। रागिनी को यहाँ आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। वह जल्दी से ऑटो से उतरकर बाहर आई तो देखा पहाड़ी पर कोई लड़का खड़ा है जिसकी पीठ रागिनी की तरफ थी। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, रागिनी। रागिनी को यह आवाज अंश की लगी और वो धीमे कदमों से उस आदमी की तरफ जाने लगी। उस आदमी के करीब पहुंचकर रागिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आंसू। आवाज सुनकर वो लड़का पीछे पलटा। उसने वही कपड़े पहने थे जो अंश ने पहने हुए थे। सब कुछ वही था। उस लड़के ने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। रागिनी अंश को देखकर उसके गले लग जाती है। आंसू, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी, सिर्फ तुमसे बात करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लड़का रागिनी को खुद से अलग करता है। रागिनी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। लड़का, तुमने बहुत बड़ी गलती की है अंश राठौर को धोखा देकर, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी और वह सजा होगी मौत, बोलकर अपनी बंदूक निकाल लेता है। रागिनी गन को देखकर डर से कांपने लगती है और पीछे की तरफ बढ़ते हुए, आशु ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, प्लीज ये गन हटाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज बचाओ, कहते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लड़का हंसते हुए, कोई नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, तुमने मुझे धोखा दिया, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, बोलकर गन चला देता है। गोली रागिनी को छूकर निकल गई लेकिन डर के मारे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो लड़का रागिनी का हाथ पकड़कर उसे खाई के नीचे फेंक देता है और हंसते हुए आसमान को देखकर बोलता है, आई एम सॉरी रागिनी, पर तुमने अंश राठौर से प्यार किया था जिसकी सजा तो तुम्हें मिलनी थी, बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। फ्लैशबैक एंड। रागिनी की बात सुनकर अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनामिका, इसका मतलब आपने सुसाइड नहीं की थी? फिर क्या हुआ? आपको किसने बचाया?
रागिनी, कुछ दिनों बाद मुझे होश आया तो मैं एक घर में थी और वहाँ कोई और नहीं आदित्य था। मैंने उससे पूछा और अंश के पास जाने की जिद की तो उसने मुझे बहुत मारा और मेरे साथ, कहते हुए वो फफक फफक कर रोने लगी। अनामिका ने रागिनी को अपने गले से लगा लिया और गुस्से में बोली, अनामिका, आदित्य शर्मा को मैं छोड़ूंगी नहीं। जितना बुरा उसने आपके साथ किया है उससे कई गुना ज्यादा बुरा अब मैं उसके साथ करूंगी। बहुत धोखा दिया है उसने मुझे, अब सबका हिसाब होगा। जितना दर्द उसने आपको दिया है उससे कई गुना ज्यादा दर्द मैं उसे दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर रही थी तब तक आप यहीं रहिए, बोलकर रागिनी को खुद से दूर करती है। रागिनी रोते हुए, मेरा आशु मुझसे बहुत नफरत करता है। अनामिका, नहीं दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज चिंता मत करिए और अब आप आराम कीजिए। ओके, मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से लेने आऊंगी। रागिनी, सब ठीक हो जाएगा ना? अनामिका, हाँ दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुस्से में, आदित्य को मुझसे कोई नहीं जा सकता, बहुत शौक है ना उसे खेल खेलने का, अब उसके साथ मैं खेल खेलूंगी। CH99 दुल्हन के जोड़े में अनामिका। अनामिका थोड़ी देर बाद वहां रहकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर अनामिका देखती है सब लोग वहीं बैठे थे और वही परी विवांश के साथ उसके वार्ड में थी। सब लोग थे लेकिन अंश वहां नहीं था। अनामिका मिष्टी के पास आई जो अकेले खड़ी थी। अनामिका को देखकर तुरंत उसके पास आए। अनामिका, मुझे तुझे कुछ बताना है। मिष्टी हैरानी से, हाँ बोल। अनामिका, यहाँ नहीं, तू चल मेरे साथ, बोलकर उसका हाथ पकड़कर एक खाली रूम में ले जाती है। मिष्टी, हाँ बोल, क्या बताना है तुझे? अनामिका मिष्टी के कंधों को पकड़ते हुए, मिष्टी, रागिनी दी जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है, अंश ने उन्हें नहीं मारा। अनामिका की बात सुनकर मिष्टी शॉक रह गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने दोबारा कंफर्म करते हुए पूछा, मतलब तुझे कैसे पता कि तेरी दी जिंदा है? तू उनसे मिली है क्या और उन्होंने क्या बताया? अनामिका, हाँ सब कुछ पता चल गया, ये भी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बिना सोचे समझे अंश पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुझे पता, तू बिल्कुल सही कहती थी। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई, दिल भारी हो गया। अंश रागिनी दी से प्यार करता था क्योंकि हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया। अनामिका की बातें मिष्टी के सर के ऊपर से जा रही थी। मिष्टी झुंझलाते हुए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुझे ये सब कैसे पता चला? तू प्लीज मुझे सब साफ साफ बता। मिष्टी की बात सुनकर अनामिका सब कुछ मिष्टी को बता देती है। अनामिका की बात सुनकर मिष्टी गुस्से में, मिष्टी, मैं तो पहले से ही जानती थी वह आदित्य एक नंबर का लड़की बाज है, लेकिन इतना ज्यादा घटिया होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब क्या करेगी तू? और तूने जो अंश को गलत समझा था उसका क्या, उसके लिए क्या करेगी? मिष्टी की बात सुनकर अनामिका गुस्से में, तू बस देखती जा, उसके बिजनेस को तो मैंने लंदन से ही बर्बाद कर दिया था, अब देख मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। मुझे पहले से ही उस पर शक हो गया था, इसलिए तो मैंने उसे लंदन बुलाया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। उसके पूरे घर को अच्छे से दिखवाया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि रागिनी दी गायब है और मुझे भी पता चल गया। मिस्टी कंफ्यूजन से, लेकिन एक बात है जो अभी भी क्लियर नहीं हुई, अगर आदित्य ने रागिनी दी को मारने की कोशिश की फिर उन्हें बचाया क्यों? मतलब अगर वह अंश या रागिनी दी से नफरत करता था इसीलिए उसने रागिनी दी को मारा, लेकिन मारकर बचाया क्यों? और तुझे यहाँ सब क्यों बताया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अनामिका, हम सही कह रही है, तो अब तो यहाँ सब आदित्य ही बताएगा, आखिर उसने ये सब किया क्यों? बोलकर गुस्से में जाने लगती है। मिष्टी उसे आवाज देती है लेकिन अनामिका उसकी बात नहीं सुनती। उधर आदित्य परेशान सा अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था। ये रागिनी कहाँ गई? अगर उस पागल मास्क मैन को पता चल गया तो अभी के अभी मुझे जिंदा मार देगा। क्या करूं, कैसे ढूंढूं उस रागिनी को? अगर वो अनामिका को नहीं वो अंश या अनामिका को नहीं मिलनी चाहिए, और अगर उसने समझ नहीं आ रहा क्या करूं? अगर रागिनी नहीं मिली, जितना बर्बाद हुआ हूं उससे कहीं ज्यादा हो जाऊंगा, क्या करूं? तभी उसके कानों में दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई देती है। आदित्य चौंक कर सामने देखता है तो 1015 बॉडीगार्ड खड़े थे। आदित्य जल्दी से उठकर उन लोगों के पास आता है। आदित्य गुस्से में, कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तभी उसके कानों में अनामिका की आवाज पड़ती है, आदित्य बेबी नाराज क्यों हो? ये तो हमारे बाराती हैं जो हमारी शादी में शामिल होने आए हैं। आदित्य चौंक कर सामने देखता है तो शादी का लाल जोड़ा पहने अनामिका खड़ी थी, उसके साथ शादी करवाने के लिए पंडित जी भी थे। आदित्य हैरानी से, अनामिका ये सब क्या है और ये तुमने? तभी अनामिका उसकी बात बीच में काटते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, बेबी तुम खुश नहीं हो? तुम ही तो कहते थे कि शादी करनी है। बोलकर जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी आकर घर के अंदर खड़े हो जाते हैं। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक अनामिका को क्या हुआ है। उसे परेशान देखकर अनामिका मुस्कुराते हुए बोलती है, आदित्य बेबी मैं थक गई हूँ, ये सब करते करते तुम ही बताओ, मैंने अपनी बहन के लिए इतना सब किया, मुझे क्या मिला? टॉर्चर, अपने भाई की नफरत, और तुम भी नहीं मिले। सोफे से खड़े होते हुए, इसलिए मैंने सोचा है सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। देखो, इसीलिए तो मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर आई हूँ तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी शेरवानी लाई हूँ, जल्दी से पहन कर आओ, तब तक पंडित जी शादी के सारे इंतजाम कर लेंगे।
अपने बॉडीगार्ड से, आदिल अपने बॉस को उनका तोहफा दो। आदिल, ये लीजिए बॉस, बोलकर आदिल अपने हाथ में पकड़े बड़े से पैकेट को आदित्य को पकड़ा देता है। बॉस सुनकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने यहाँ सब पाने के लिए इतना सब कुछ किया था, उसे क्या पता था कुछ ना करके उसे यहाँ सब मिल जाएगा। आज वो वाकई में बहुत खुश था, इसीलिए पैकेट लेकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसे जाता देखकर अनामिका अपने बॉडीगार्ड से, अनामिका, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है, लग जाओ अपने काम पर। कुछ देर बाद वो लोग सब कुछ तैयार कर देते हैं। बीचों बीच एक बड़ा सा शादी का मंडप बना हुआ था और घर को बहुत अच्छे से सजा दिया गया था। अनामिका सजावट देखकर मुस्कुराती है। कुछ मिनट बाद आदित्य सीढ़ियों से उतरकर हाल में आता है तो अपने घर को देखकर हैरान रह जाता है। पूरे घर को अच्छे से सजाया हुआ था। अनामिका सोफे से खड़े होकर आदित्य को देखती है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मंडप में बिठाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। वही आज आदित्य बहुत खुश था, उसे नहीं पता था इतनी जल्दी उसका सपना पूरा हो जाएगा। वही अनामिका के मन में कुछ और चल रहा था। पंडित जी दोनों को फेरे लेने के लिए बोलते हैं। अनामिका आदित्य दोनों खड़े होते हैं। अनामिका पीछे से अपने बॉडीगार्ड से बंदूक लेती है। आदित्य बंदूक को देखकर थोड़ा डर जाता है। उसे डरता देखकर अनामिका मुस्कुराते हुए, अनामिका, बेबी डर क्यों रहे हो, तुम्हें तो पता है ना इन 2 सालों में मुझे गन से कितना प्यार हो गया। गुस्से में, चलो अब फेरे लो और जो मैं पूछूं उसका सही से सीधा जवाब देना और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अनामिका का बदला रूप देखकर आदित्य के चेहरे पर पसीना आने लगा और वो हकलाते हुए बोला, आदित्य, अनामिका क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। अनामिका गुस्से में बंदूक चला देती है। आदित्य डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि गोली उसे नहीं लगी है, अपनी आंखें खोल लेता है तो गोली ठीक उसके सामने दीवार पर लगी थी। अनामिका, डोंट वरी, तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, अब बता क्यों किया तूने, क्यों मुझसे झूठ बोला। आदित्य घबराते हुए, अनामिका तुम्हें कुछ गलतफहमी, बोल ही रहा था तभी अनामिका दूसरी गोली चला देती है। अनामिका गुस्से में, सच बोल, झूठ बहुत सुन लिया। सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ जाती है। पहला क्वेश्चन, रागिनी दी को क्यों मारा, और अगर मार दिया था तो बचाया क्यों। रागिनी का नाम सुनकर आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका मतलब अनामिका को सब कुछ पता चल गया है और यह भी कि रागिनी जिंदा है, मतलब रागिनी अनामिका के पास है। लेकिन वह तो, ऐसे ना जाने कितने सवाल आदित्य के मन में चल रहे थे। आदित्य, तुम्हें कैसे पता कि रागिनी जिंदा है, और तुमने उसे कब बचाया। तभी उन दोनों के पीछे से आवाज आती है, मैंने बचाया रागिनी को। दोनों हैरानी से पीछे पलटकर देखते हैं तो ब्लू कलर की शर्ट, व्हाइट जीन्स पहने मुस्कुराते हुए अबीर खड़ा था। उसके बगल में ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने, अपना हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डाले बिना एक्सप्रेशन के अंश खड़ा था। CH-100 अंश ने किया अपने प्यार का इजहार। अनामिका, आदित्य, अंश अबीर को देखकर शोकर रह गए। अनामिका यही सोच रही थी कि उसने तो मिस्टी के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया था, तो इन दोनों को कैसे पता चला कि वह यहाँ है। उसे कुछ सोचता देखकर आदित्य ने फायदा उठा लिया और उसके पास आकर एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे हाथ से उसकी बंदूक छीनकर उस पर तान दी और अंश राठौर से बोला, आदित्य, मुझे जाने दो वरना मैं अनामिका को मैं जान से मार दूंगा। सभी बॉडीगार्ड ने अपनी अपनी बंदूक निकालकर आदित्य पर तान दी। अनामिका सबको इशारा करती है, सब लोग अपनी बंदूक नीचे कर लेते हैं। अंश गुस्से में, अनामिका को छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बोलकर आगे बढ़ता है। तभी अनामिका, कोई आगे नहीं आएगा, बोलकर आदित्य पेट पर अपनी कोहनी मारती है और पलटकर उसके हाथ से गन छीन लेती है। अबीर शॉक्ड होकर अनामिका को देखने लगा। वही अनामिका को ऐसे देखकर अंश के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई। अनामिका मुस्कुराते हुए, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, भूल गए मैं पिछली अनामिका नहीं, अब बोल और मुझे सब कुछ सच जानना है, समझा। अबीर अंश को देखता है जो अनामिका को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अंश अंदर आकर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया और अनामिका को देखने लगा जो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही अबीर भी आकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। आदित्य, अनामिका तुम गलत कर रही हो, तुम्हारी बहन को इसने, बोलता ही है तभी अनामिका आदित्य के पैर पर गोली चला देती है। आदित्य लड़खड़ाकर जमीन पर पड़ता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। आदित्य अपने पैर को पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। अनामिका गुस्से में आदित्य को देखते हुए, अनामिका, जितना झूठ बोलेगा उतनी बुरी मौत मरेगा, और उठने की कोशिश भी मत करना वरना सारी की सारी गोलियां तेरी बॉडी में उतार दूंगी। अब बोल मेरी दी को क्यों मारा, और अगर मारा था तो बचाया क्यों, मुझसे झूठ क्यों बोला कि अंश ने रागिनी दी को मारा है, और वो वीडियो वो कहाँ से आई, और एक बात, जब तुझे पता चल गया था कि मैं शादी से भाग रही हूँ तो तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की, सब बता वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी अंश सोफे से उठते हुए बोलता है, आदित्य ने रागिनी को नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है। अनामिका अबीर कंफ्यूज होकर अंश को देखते हैं। अनामिका, मतलब अगर आदित्य ने नहीं तो किसने। तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने। अनामिका आदित्य अबीर पीछे मुड़कर उस इंसान को देखते हैं तो अनामिका शॉक रह गई। कुछ बॉडीगार्ड्स क्रिश को पकड़े हुए थे, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अनामिका हैरानी से, अनामिका, क्रिश मल्होत्रा।
आदित्य भी उस इंसान को देखकर शॉक रह गया क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसने कभी इसे देखा था। अंश मुस्कुराते हुए क्रिश के पास जाता है। क्या बोलूं तुम्हें, क्रिश मल्होत्रा या सार्थक कपूर? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनामिका हैरान होकर अंश से पूछती है, ये तो क्रिश मल्होत्रा है मेरा दोस्त, ये कैसे? अनामिका को हैरान देखकर अंश मुस्कुराता है और अनामिका को देखते हुए, स्वीट हार्ट, यहाँ क्रिश मल्होत्रा नहीं सार्थक कपूर है। चल बोल, तूने ये सब क्यों किया? वरना जो मैंने कहा है उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल बोल, बोलकर आराम से सोफे पर बैठ गया। क्रिश मल्होत्रा गुस्से में, बिल्कुल सही कहा तूने, ये सब और आगे भी यही करूंगा, तुझे तेरे प्यार से दूर करके रहूंगा क्योंकि तेरी वजह से मैंने अपनी बहन को खोया था। तू अगर मेरी बहन का नहीं तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। अनामिका हैरानी से, तुम्हारी बहन? लेकिन तुम तो। तभी अंश, स्वीट हार्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअली तुम्हारी तरह बहुत लोगों को गलतफहमी हो गई। ऐसी ही एक गलतफहमी क्रिश मल्होत्रा उर्फ सार्थक कपूर को है। ये बात है 10 साल पहले की, जब मैं और रागिनी रिलेशनशिप में थे, लेकिन सार्थक की बहन माही, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझसे प्यार करती थी और रागिनी को हमेशा मुझसे दूर करने की कोशिश करती रहती थी। यहाँ तक कि उसने रागिनी को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। लेकिन रागिनी को बचाने के चक्कर में उसकी मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार ये मुझे समझता है। फ्लैशबैक। एक दिन रागिनी अकेली अपने घर पर थी। विवांश, अनामिका अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गए थे। रागिनी रूम में बैठी बोर हो रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अंश की याद आती है और वो अपना फ़ोन उठाकर अंश को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। रागिनी गुस्से में फ़ोन को बेड पर फेंक देती। तभी कुछ गुंडे उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। रागिनी उन लोगों को देखकर डर जाती है और हकलाते हुए, रागिनी कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? वह गुंडे रागिनी की बात का कोई जवाब नहीं देते और उसे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर एक पुरानी हवेली ले आकर उसे जमीन पर फेंक देते हैं। रागिनी के पैरों में चोट लग गई और दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है। रागिनी अपना सर उठाकर सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रागिनी, माही, तुम तो अंश की दोस्त हो ना? फिर तुम? माही गुस्से में रागिनी के बालों को पकड़कर जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में चिल्लाते हुए, दोस्त थी, लेकिन तेरी वजह से अंश ने मुझसे दोस्ती भी खत्म कर दी। अरे 4 साल की दोस्ती को उसने 2 मिनट में खत्म कर दिया। किसकी वजह से? तेरी वजह से। बहुत बार तुझे मारने की कोशिश की लेकिन तू हर बार बच गई, लेकिन इस बार नहीं बचेगी, बोलकर अपने बॉडीगार्ड से गन लेकर रागिनी पर पॉइंट कर देती है। रागिनी डरते हुए, माही, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? माही गुस्से में चिल्लाते हुए, तुझे मारकर मुझे मेरा अंश मिलेगा, तुझे मरना ही होगा, बोलकर गन का ट्रिगर दबाने के लिए जैसे ही ट्रिगर दबाती है, रागिनी कसकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। लेकिन कुछ मिनट बाद जब उसे महसूस होता है कि वह जिंदा है, वह जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और सामने का सीन देखकर शॉक रह गई। अंश माही से गन छीनने की कोशिश कर रहा था और छीना झपटी में माही के पेट में गोली लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। अंश ने नीचे बैठकर माही को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे और उसके पेट से खून बह रहा था। रागिनी भी माही के पास आती है। माही, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, तुम दोनों भी कभी खुश नहीं रहोगे, बोलकर वो मर गई, लेकिन मरने से पहले दे गई थी अपनी बद्दुआ। अंश रागिनी को कसकर अपने गले लगा लेता। वही माही की बात सुनकर रागिनी बहुत ज्यादा डर गई थी। फ्लैशबैक एंड। अंश की बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए। अनामिका, अबीर को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वही आदित्य भी माही के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वही अंश की बात सुनकर सार्थक गुस्से में बोला। अंश की बात सुनकर सार्थक कपूर गुस्से में, वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर तूने मेरी बहन को मारा था, इसीलिए मैंने तुझसे तेरा प्यार छीन लिया। जिस रागिनी से तू इतना प्यार करता था, तूने उसी पर शक करने लगा। तूने रागिनी को बार बार समझाया कि वो आदित्य से दूर रहे, लेकिन वो नहीं मानी और इसी का फायदा उठाकर मैंने रागिनी को मार दिया, वो भी अंश राठौड़ बनकर। लेकिन आदित्य ने उसे बचा लिया, तो मैंने सोचा क्यों आदित्य को अपने प्लान में शामिल किया जाए। फिर शुरू हुआ हमारा प्लान। गुस्से में, लेकिन पता नहीं इस अंश राठौड़ को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया और इसने तुमसे शादी कर ली। क्रिश की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आज अंश से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अंश तिरछा मुस्कुराते हुए सार्थक से, तुझे क्या लगा मुझे तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है? और रही बात क्रिश मल्होत्रा की, वो तो बहुत सालों पहले ही मर गया था, जिसका तूने फायदा उठाया। आदित्य के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, जिसका इल्जाम अनामिका पर लगा दिया। उसके बाद भी जब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो मेरा एक्सीडेंट करवाया और इसका इल्जाम भी तूने अनामिका पर डाल दिया। एक सच्चाई सुनकर अनामिका के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वो तो इसी गिल्ट में थी कि उसने अंश पर गोली चलाई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। वही अबीर को भी अंश के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सार्थक हैरानी से, अगर तुझे सब कुछ पता था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सार्थक की बात सुनकर अंश मिस्टीरियस स्माइल देता है। अंश, मैं अंश राठौर हूँ, सब कुछ जानता था फिर भी चुप था क्योंकि देखना चाहता था तुम लोग अपना छोटा सा दिमाग कितना दौड़ाते हो। जब अनामिका ने गोली चलाई थी और तूने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, उसके बाद मैं कोमा में चला गया था। तुझे लगा मैं मर गया, लेकिन मैं सिर्फ कोमा में
गया था और उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो मुझे तेरे बारे में पता चला, लेकिन मैं चुप रहा। देखना चाहता था तुम और आदित्य कितना खेल सकते हो। तुमने रागिनी को अंश बनकर मारा ताकि अगर वह जिंदा भी बच जाए तो उसे यही लगे कि मैंने उसे मारा था और वह मुझसे नफरत करे। लेकिन उसके मरने के बाद जब तुम लोगों ने अनामिका को देखा तो तुम्हें भी मेरी तरह ही गलतफहमी हो गई कि अनामिका ही रागिनी है। इसलिए तूने आदित्य को अनामिका की लाइफ में भेजा, लेकिन उसके साथ रहते रहते आदित्य को पता चला कि वह रागिनी नहीं अनामिका है। इसीलिए तूने उसे मारने का सोचा, लेकिन आदित्य ने तेरे प्लान पर पानी फेर दिया, यहाँ बोलकर कि वह अनामिका से शादी करेगा। लेकिन अनामिका से उसकी शादी करने की वजह थी उसके भाई की करोड़ों की प्रॉपर्टी जो कि अनामिका के नाम थी। लेकिन तुझे डर था कहीं आदित्य अनामिका से सच्चा प्यार ना करने लगे, फिर तो तेरा पूरा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। इसीलिए तूने मुझे अनामिका की आदित्य के साथ एक फोटो सेंड की ताकि मुझे ये लगे कि रागिनी मुझे धोखा दे रही है और उसने कोई सुसाइड नहीं की थी बल्कि आदित्य के साथ थी। और हुआ भी यही। अनामिका को पहली बार देखकर मैं भी कंफ्यूज हो गया और जिस दिन अनामिका अपनी एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करने गई थी मैंने उसी दिन उसका किडनैप कर लिया और उससे जबरदस्ती शादी कर ली। लेकिन तुझे डर था कहीं मेरा गुस्सा शांत ना हो जाए और मैं अनामिका से प्यार करने लगूं। इसीलिए तूने आदित्य के साथ मिलकर अनामिका को यह एहसास दिलाया कि मैंने रागिनी का मर्डर किया है। और हुआ भी यही। उसने तेरी बात पर यकीन कर लिया और मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने लगी। लेकिन सबूत ढूंढते ढूंढते उसे रागिनी का लॉकेट मिल गया जिसमें मेरी और रागिनी की फोटो लगी थी और भी बहुत कुछ। अनामिका ने आदित्य से कहा कि जरूर उसे गलतफहमी हुई है और वह सब कुछ छोड़ देंगी और मेरे साथ रहेगी। इसीलिए तूने अनामिका को वो वीडियो भेजी और उस वीडियो को देखकर अनामिका को फिर से तेरी बात पर यकीन हो गया और तुम लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया और तुम्हारा पहला प्लान फेल हो गया तो तुमने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन अफसोस फिर से मैं बच गया और 5 साल बाद जब वापस आया तो बहुत कुछ बदल गया। तुम्हारा प्लान तुम ही पर भारी पड़ गया। अनामिका मुझसे प्यार करने लगी और मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन अनामिका की वही गलती अपनी बहन के प्यार की। वह अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती थी और इसी बात का तुम लोगों ने फायदा उठाया। उसे ये यकीन दिलाया अगर वह सबसे दूर रहेगी तो उसके भाई को कुछ नहीं होगा। इसीलिए अनामिका सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन चली गई। लेकिन एक और गलती हो गई। अबीर को रागिनी का पता चल गया। मैं अनामिका को रागिनी के बारे में बताना दूं, इसीलिए तूने उसके भाई का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि अनामिका को ये लगे कि मैंने उसके भाई का एक्सीडेंट करवाया है और वो मुझसे नफरत करे। लेकिन तेरा पाशा तुझी पर उल्टा पड़ गया। अंश की बात सुनकर सार्थक जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए मेरा प्लान भले ही फ्लॉप हो गया लेकिन जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर दिया। तुझे तेरे प्यार से दूर कर दिया। तेरे लिए अनामिका के मन में इतनी नफरत भर दी कि वो अगर चाहे भी तो तुझसे प्यार नहीं कर सकती। सबको प्यार की सजा मिली। याद है तूने रागिनी से प्यार किया, मैंने उसे तुझसे दूर कर दिया। तूने अनामिका से प्यार किया, मैंने उसके मन में तेरे लिए नफरत भर दी और रागिनी की तरह मैंने उसे भी मार दिया। लेकिन मैंने उसे बचा लिया और उसे ये यकीन दिलाया कि अंश ने उसे मार दिया। लेकिन पता नहीं अनामिका तुझसे कौन सा प्यार करती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे यकीन नहीं हुआ और उसने तेरे पास जाने का बोला तो मैंने दूसरे फ़ोन से उसके फ़ोन पर मैसेज किया कि अगर वो तेरे पास आती है तो उसके भाई को मार दिया जाएगा। क्योंकि अनामिका को यहाँ तो यकीन था कि तूने उसे नहीं मारा, लेकिन कोई तो था जिसने उसने मारने की कोशिश की। इसलिए उसने उस धमकी पर यकीन कर लिया और वह सबसे दूर हो गई। लेकिन जैसा तूने सोचा फिर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनामिका तेरे साथ ही खेल खेलने लगी। उसने मुझे और आदित्य को लंदन बुलाया ताकि मेरी गैर मौजूदगी में मुझे बर्बाद कर सके और हुआ भी यही। मैं लंदन आ गया। तुझे डर था कहीं अनामिका मुझसे फिर से प्यार ना करने लगे, इसीलिए तूने लंदन में अनामिका को मारने की कोशिश की पार्टी वाली रात को। सार्थक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए लेकिन एक बार फिर तूने उसे बचा लिया। लेकिन एक बात नहीं समझ आई, अगर तुम दोनों लंदन में थे तो रागिनी को किसने बचाया? मैंने, कहते हुए अबीर खड़ा होता है। सब लोग अबीर को देखने लगते हैं। अबीर मुस्कुराते हुए, सार्थक कपूर, मैंने बचाया रागिनी को और तेरा प्लान भी फेल कर दिया। क्या कहा तूने? तू भाई के प्यार को छीनेगा नहीं, उनका प्यार तो हमेशा ही उनके साथ था। अनामिका की तरफ देखकर कुछ गलतफहमी में झूल रहा था जो आज मैंने गलतफहमी क्लियर कर दी। अबीर की बात सुनकर एक बार फिर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबको हैरान देखकर अबीर मुस्कुराता है और अनामिका के पास आकर, जिस दिन तुम शादी से भागी थी मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढने गया था लेकिन तुम नहीं। सबसे बड़ा सबूत मिल गया, तुम्हारा फ़ोन और उसमें पड़ी वो आदित्य की वीडियो। मैं सब कुछ समझ गया लेकिन प्रॉब्लम ये थी कोई भी तुम्हें बताएगा तुम यकीन नहीं करोगी। अंश की तरफ देखकर, और भाई आपको कुछ बताएंगे नहीं, इसीलिए मैंने विवांश के एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाया। अनामिका हैरानी से, फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? अबीर सीरियस
एक्सप्रेशन के साथ नफरत करने का। जब उन्हें होश आया था तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में और उनसे ये कहा कि वो तुम्हें यहाँ दिखाएं कि वह तुमसे नफरत करते हैं ताकि तुम अकेली पड़ जाओ और अपना सारा गुस्सा जो 2 साल से अपने अंदर छुपाए बैठी थी वह भाई पर निकालो और भाई आपको जो अपने अंदर रागिनी का सच छुपाए बैठे थे वह आपको बता दें। और मेरा प्लान वर्क कर गया। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब क्या इरादा है? आदित्य की तरफ देखकर, इस लंगूर से शादी करने का या फिर से भागने का? सच बोल रहा हूँ भाई, आपसे कहे या ना कहे लेकिन बहुत प्यार करने लगे हैं। हाँ, शुरू में वो आपसे नफरत करते थे, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या किया, लेकिन इन 2 सालों में इतना जान गया हूँ कि भाई आपसे सच्चा प्यार करने लगे हैं। बाकी आपकी मर्जी, बोलकर अंश को देखता है और डेविल स्माइल देते हुए, इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूं या जला दूं? अनामिका चुपचाप खामोश खड़ी थी। वो अंश से माफी मांगना चाहती थी और बताना चाहती थी कि सिर्फ वो ही नहीं, वो भी उससे कितना प्यार करती है, लेकिन फिर से एक चीज उसे रोक रही थी, वो था अपनी बहन का प्यार। जब उसे ये पता चला कि रागिनी अंश से प्यार करती है तो वो उन दोनों को कैसे दूर कर सकती है, इसीलिए चुपचाप खड़ी थी। अंश बिना एक्सप्रेशन के, जिंदा रखो इन दोनों को और रोज एक नई मौत दो, दोनों मरने नहीं चाहिए। अनामिका की तरफ देखकर, अब चलना भी है या आदित्य से शादी करनी है? बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अनामिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उसे अपनी कही बात याद आ गई। खोखली धमकी से तो नहीं, लेकिन मौत से सब डरते हैं। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो मेरी दी को क्यों मारा? वो आज खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। भले ही उसने अंश पर गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने उसे मारने की कोशिश तो की थी। अनामिका अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को देखती है, जिसे वो कभी देखने से भी डर जाती थी। आज उसने गोली चलाई थी। कुछ पाने के चक्कर में इंसान अपना क्या क्या खो देता है, ये बात अनामिका से बेहतर कौन समझ सकता था। आज उसे अपनी बहन भी मिल गई थी, सब कुछ मिल गया था, लेकिन सब कुछ मिलकर भी उसे कुछ नहीं मिला था। अंश अनामिका को देखता है और समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अंश ने अनामिका के हाथ से बंदूक छीनकर जमीन पर फेंक दी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तब जाकर अनामिका अपने सेंस में आई। वही अबीर अपने भाई को देखकर मुस्कुरा दिया। वही अंश अनामिका को लेकर बाहर आया और उसे गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंश अनामिका को ऐसे खामोश देखकर तिरछा मुस्कुराता है। अंश, स्वीटहार्ट, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई, जिसके लिए तुमने यहाँ सब किया। अनामिका, टोंट मार रहे हो, सब कुछ बता नहीं सकते थे? अंश अनामिका के लहंगे को देखते हुए, आज क्या सच में आदित्य शर्मा से शादी कर लेती? अनामिका अंश की तरफ देखती है और मायूसी से, शादी करनी होती तो इतने साल वेट नहीं करती, कब का कर लेती, लेकिन कभी मन ही नहीं किया। अंश मुस्कुराते हुए, वैसे आज मन है, दूल्हा भी रेडी है और दुल्हन भी, आज तुम भाग भी नहीं पाओगी। अनामिका मन में, सबकी किस्मत में प्यार नहीं होता, कुछ लोगों का प्यार अधूरा ही रह जाता है, जैसे मेरा रह गया, सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अंश अनामिका को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। अनामिका हैरानी से अंश को देखती है। अंश, स्वीटहार्ट, तुम चाहे कितना भी खुद को चेंज कर लो, लेकिन मेरे लिए तुम वही अनामिका हो, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून। अगर यह सोच रही हो कि मैं रागिनी से प्यार करता हूँ, तुम गलत हो। रागिनी सिर्फ मेरा पास थी और तुम मेरा सब कुछ। मौका है, मान जाओ शादी के लिए, धमकी देने के लहजे में। अगर मैं नाराज हो गया तो मना नहीं पाओगी। अनामिका अंश की आंखों में देखती है और बोलती है, मैंने इतना सब कुछ किया, तुम मुझसे नाराज नहीं हो क्यों? अंश अनामिका के गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए, स्वीटहार्ट, तुम चाहती हो मैं तुमसे नाराज रहूं? अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी, तभी उसे रागिनी की कही बातें याद आ गई और उसने अपनी फीलिंग को एक बार फिर से कंट्रोल कर लिया और अंश की गोदी से उतरकर अपनी जगह पर बैठ गई और खुद से बोली, नो अनामिका, तू ऐसे अंश के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती, उस पर सिर्फ रागिनी दी का हक है, तेरा नहीं। उसे भूल जा कि कभी को तेरी लाइफ में भी आया था। पहले तू मजबूरी में सबसे दूर गई थी, लेकिन अब अपनी बहन की खुशियों की खातिर जाना होगा, उसकी खुशियों के लिए बहुत दूर। सोचते हुए अनामिका गहरी सांस लेती है। वही अंश अनामिका की हर एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो भी समझ रहा था कि अनामिका क्या सोच रही है। अनामिका को कुछ ध्यान आया और वो अंश से बोली, अनामिका, मुझे रागिनी दी से मिलना है। अंश, थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद रागिनी से मिल लेना। अनामिका कुछ सोचते हुए, तुम्हें कैसे पता चला कि इन सब के पीछे कौन है? क्या तुम पहले से जानते थे कि रागिनी दी जिंदा है? और अगर ऐसा था तो तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? क्यों उन्हें ये सब सहने दिया और मेरी जान क्यों बचाई? क्या मतलब समझूं मैं इनका, बताओ? अनामिका की बात सुनकर अंश कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसने एक बटन प्रेस की, जिससे गाड़ी 2 भागों में बट गई। अनामिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंश ने अनामिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसके करीब आने से अनामिका की धड़कन और भी तेज हो गई। अंश ने अनामिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अनामिका का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वो खुद पर अपना कंट्रोल खो रही थी। वही अंश बहुत शिद्दत के साथ उसे किस लिए जा रहा था।
उसे देखकर लग रहा था जैसे वो जन्मों का प्यासा हो और आज उसे पानी मिला हो। वही उसके हाथ अनामिका की कमर से ऊपर उसकी पीठ पर घूम रहे थे और जैसे ही उसके हाथ अनामिका की डोरी को खोलने के आगे बढ़े, अनामिका अपने सेंस में आई और अंश को खुद से नाकाम करने की कोशिश करने लगी। वही अंश तो जैसे आज उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। वही अनामिका ने अंश के कंधों को पकड़कर खुद से दूर किया, जिससे अंश को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। अनामिका, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे टच करने का। अंश अनामिका के दोनों कंधों को पकड़कर उसे सीट से टिका देता है और उसके चेहरे पर आ रहे हैं बालों को पीछे करते हुए, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मेरा तुम पर हक है या नहीं। अनामिका बिना अपनी पलकें झपकाए उसे देखने लगी, लेकिन अचानक ही उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उसे अपनी बहन का ख्याल आ गया और गुस्से में उसने अपनी आंखें खोल दी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, अनामिका, हाँ तुमने सही सुना, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है और आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अंश समझ गया कि अनामिका रागिनी के बारे में सोच रही है और उससे एक बार फिर से दूर जाने की कोशिश कर रही है। अंश अनामिका के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए, अंश, ये सच है कि मैंने तुमसे शादी रागिनी के धोखे में की थी, लेकिन इन 2 सालों में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में जो लड़की है वह तुम हो अनामिका। आई रियली लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, धमकी देने के लहजे में, और अगर प्यार से नहीं मानी तो एक बार फिर से तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कर लूंगा, समझी। अंश की बात सुनकर अनामिका मुंह बनाते हुए, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो या धमकी दे रहे हो? ऐसे कौन किसको प्रपोज करता है? तुम्हें तो प्रपोज करना भी नहीं आता, बड़े आए शादी करने वाले। गुस्से में, अब तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करूंगी और अगर मेरे भाई को पता चल गया तो तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। अंश मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, क्या तुम हर बार अपने भाई को तो कभी बहन को ले आती हो? चिढ़ते हुए, कभी मेरी भी बात कर लिया करो। अनामिका गुस्से में, मेरा भाई मेरी बहन मैं तो बीच में लाऊंगी और तुम्हें जलन क्यों हो रही है? और वैसे भी मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, समझे, बोलकर अंश को खुद से दूर करती है। अंश, अब तुम आओगी अपने प्यार का इजहार करने, तब देखना मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अनामिका मन में, वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि मैं कभी वो दिन आने ही नहीं दूंगी, सोचकर उसकी आंखें नम हो गई और ना चाहते हुए भी उसके आंसू उसके गाल पर बह गए। वही अबीर के बॉडीगार्ड ने सार्थक और आदित्य को बहुत टॉर्चर किया और एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया। पूरे विला में उन दोनों की चीखें गूंज रही थी। उन दोनों को बहुत ही टॉर्चर किया गया। पहले उन्हें खूब मारा गया और उसके बाद उनके घाव पर उसके बॉडीगार्ड ने नमक डाल दिया जिससे वो दर्द से तड़प उठे। उसके बाद उन दोनों के ऊपर खौलता पानी डाल दिया गया। यहाँ सब करने के बाद उन दोनों को एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया जहां सिर्फ नाम मात्र की रोशनी थी और ठीक आधे घंटे में उनके ऊपर कभी खौलता पानी तो कभी बर्फ जैसा ठंडा पानी गिराया जा रहा था। यहाँ सब करने के बाद अबीर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। एक दिन बाद परी, मिष्टी, अबीर विवांश को डिस्चार्ज करवाकर अबीर के विला ले आए थे और अनामिका अंश के साथ रागिनी को लाने गई थी। अबीर के विला में मिष्टी, परी रागिनी के आने की तैयारी कर रही थी। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थी रागिनी के जिंदा होने की खबर सुनकर। वही विवांश, जब से उसे बताया गया था कि रागिनी जिंदा है वो आधा ठीक हो गया था, अब बस उन लोगों के आने का इंतजार था। तभी उन सभी के कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ती है और अगले ही पल दरवाजे से अंश, अनामिका और रागिनी आ रहे थे। अंश ने ब्लैक कलर की जीन्स विद ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। वही अनामिका ने ब्लैक कलर का टॉप विद ब्लू जीन्स और रागिनी ने हल्के ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। तीनों अंदर आते हैं। वही मिष्टी तो कभी रागिनी को देखती तो कभी अनामिका को, बस थोड़ा ही डिफरेंस था वरना दोनों ही बिल्कुल एक जैसी थी। कोई भी इन्हें देखकर धोखा खा सकता था, लेकिन अब नहीं। अनामिका जहां फिट थी वही रागिनी बहुत ज्यादा पतली, लेकिन फिर भी दोनों एक जैसी ही लग रही थी। मिष्टी अबीर से, यार ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम लग रही है, इन्हें देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है। अबीर मिष्टी को देखता है जो अनामिका और रागिनी को देख रही थी। रागिनी को इतने सालों बाद देखकर विवांश की आंखें नम हो गई। उसके सर पर बैंडेज लगा हुआ था और हाथों में भी। वही रागिनी ने अपने भाई को देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। अनामिका रागिनी से, विवांश भाई। रागिनी विवांश को देखते हुए धीरे से विवांश भाई बोलकर जल्दी से अपने भाई के पास जाती है और उसके गले से लग जाती है। इतने सालों बाद अपनी बहन को आज अपने सामने देखकर विवांश बता नहीं सकता था कि वह कितना खुश है। वही अनामिका दूर से अपने भाई बहन को देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने भाई के पास जा सके। वो अपने कदम पीछे लेने लगती है, तभी विवांश की नज़र उस पर जाती है और नम आंखों से, विवांश, तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने भाई के गले भी नहीं लगेगी। विवांश की बात सुनकर अनामिका खुश हो गई और जल्दी से भागकर अपने भाई के गले लग गई। कितना तड़पी थी वह अपने भाई बहन के लिए। आज फाइनली वो दिन आ गया। वही सब लोग खुश थे। परी उन तीनों को देखते हुए मिष्टी से, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली शिवांश को उनकी बहनें मिल गई।